एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाइटल साइन का कंपोनेंट दैट इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं मैं उनको ये बता दूं कि इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैं लेक्चर सीरीज चला रही हूँ, जिसमें अब तक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, उसमें अब तक हेल्थ एंड इलनेस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का कंप्लीट लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। थर्ड यूनिट जो हमारा वाइटल साइन में डिस्कस कर रही हूँ उसमें दो कंपोनेंट दैट इज द टेम्परेचर एंड पल्स, इसका लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, साथ ही साथ एनाटॉमी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के भी कुछ लेक्चर्स चैनल पे अपलोडेड हैं। तो अब तक मैंने जितने लेक्चर्स अपलोड किए हैं उन लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल के होम पेज पे जाइए, वहां से प्लेलिस्ट के सेक्शन में विजिट करिए। अब तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं सारे वीडियोस उधर आपको सीक्वेंस वाइज अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो उन लेक्चर्स को देख के अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लो और आज से मेरे साथ अपनी यहाँ से स्टडी कंटिन्यू करो, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया है कि जैन एंड या फिर मोस्ट प्रोबेबली फैब के फर्स्ट वीक तक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, कहीं से भी आप बिलोंग करो, बट अगर आपकी बीएससी नर्सिंग यहाँ से हो रही है उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों का एग्जाम मतलब सर्कुलर आ चुका है। ठीक है, कि उनका फैब एंड में फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि जैन एंड या फिर फैब के फर्स्ट वीक तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि आपको रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से दैट एक्सट्रीमली सॉरी मतलब कि पिछले 5 दिन से मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया, बट ट्रस्ट मी इंटेंशनली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि मैं चाह के भी लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाती, क्योंकि इशू क्या है ना कि मेरा कॉलेज है, मतलब मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ा चीजें बहुत हेक्टिक चल रही है, सारी चीजें मैनेज करना। प्लस कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स रेडी है, सेटअप रेडी है, नोट्स रेडी है, बट जब रिकॉर्डिंग करने के मतलब रिकॉर्डिंग करने का टाइम आता है तो आसपास इतनी एक्सटर्नल नॉइज डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो जाता है कि मैं लेक्चर उस दिन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लगभग 5 दिन हो गए हैं, बट ठीक है, अभी जो टाइम चला गया उसको तो मैं रिकवर नहीं कर सकती, बट कंपनसेट करने के लिए मैं अब से जल्दी लेक्चर्स अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वाइटल साइन, जिसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, वाइटल साइन क्या होता है, वाइटल साइन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उन लेक्चर्स को आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के जितने लेक्चर्स है उसमें आप जाके देख लीजिए, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आज हम यहाँ रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन होता क्या है एकदम इजी लैंग्वेज में, बट उसके पहले पता है ना, नए हो तो बता दूं, पुराने हो गए तो आपको मालूम होगा कि साथ में नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठो, क्योंकि वीडियो में एज अ टेक्स्ट मैं स्क्रीन पे नोट्स ऐड करते चलती हूँ, तो उन नोट्स को आपको नोट डाउन करना है और लेक्चर सुनना है। एंड एट द एंड आपको तुरंत ये वीडियो कंप्लीट, जब आप ये लेक्चर कंप्लीट करोगे तो आपने अपनी नोटबुक में जो भी पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं उन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, जिससे क्या होगा कि आपको तुरंत चीजें ना याद हो जाएंगी, फिर जस्ट एक रिवीजन की नीड पड़ेगी। बट अगर अभी लेक्चर देख लो और नोट्स ना बनाओ, फिर उस नोट्स को अभी तुरंत रिवाइज ना करो ना, तो फिर बाद में ये सारी चीजें आपको बहुत नई लगेंगी और जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलो अब फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब इतना इंस्ट्रक्शन जितना देना था मैंने दे दिया। तो रेस्पिरेशन इजी लैंग्वेज में सांस लेना की जो प्रक्रिया होती है दैट इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, सांस लिया एंड एक्सहेल किया, ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, जो हमारे बॉडी में चलता रहता है। हाँ, हम इसको वॉलेंटरली रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि ये अपने जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उसके अगेंस्ट जाके, क्योंकि जो रेस्पिरेशन है या ब्रीदिंग है वो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? Respiration refers to the process by which the body takes in oxygen and expels carbon dioxide through the respiratory system। तो देखो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमने बॉडी सिस्टम के बारे में क्लास 6 से पढ़ते हमारे, ठीक है, उनमें से हमारा एक सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट कराता है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। तो रेस्पिरेशन से आप समझते क्या हो? तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम अपनी बॉडी में एयर को इनहेल करते हैं और अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। वर्ड जो इनहेल है उसका मतलब है अंदर लेना, ठीक है, एंड एक्सहेल मीन्स बाहर निकालना। ओके, इन मीन्स इनकमिंग, एक्स मीन्स आउटगोइंग। ओके, तो अब बताओ, नॉर्मली आपको पता है
क्या इनहेल कर रहे हो? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो। क्या एक्सहेल कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है दैट इज द रेस्पिरेशन। और इनहेल क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। तो अगर रेस्पिरेशन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी इनहेल O2 एंड एक्सहेल CO2। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब आगे, it is a critical vital sign representing the exchange of gases necessary for maintaining life। देखो वाइटल साइन में हम रेस्पिरेशन को क्यों इंक्लूड किए हैं? वाइटल साइन क्या है? फिर से रिवाइज कराते हैं। वाइटल साइन मतलब ये एक इंडिकेशन है कि हम वाइटल साइन में हम ये चेक करते हैं कि हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो सही से कैरिड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। तो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट थे? टेम्परेचर था, ठीक है, पल्स था, रेस्पिरेशन था, एंड देन ब्लड प्रेशर, फिर SpO2। तो भाई देखो रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन का साइन अगर मतलब रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसका कितना होता है? आप 12 to 16 कंसीडर करते हैं, बट 14 to 18 भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो 14 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का रिस्पायरेटरी रेट है या ब्रीदिंग रेट है पर मिनट, ठीक है। तो अब एक इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो 10 से बिलो जा रहा है या फिर 24 से बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में प्रॉपरली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी प्रोसेस, बॉडी का कोई भी सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट कि हमारी बॉडी में कोई बहुत ही ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। और वाइटल साइन इज समथिंग, अगर हम सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें कि हमारा कोई भी एक वाइटल साइन हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो हम कॉम्प्लिकेशंस, फर्दर कॉम्प्लिकेशन को होने से बचा सकते हैं और एक ह्यूमन लाइफ को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइटल साइन क्यों इंपॉर्टेंट है समझ आ गया होगा। और वाइटल साइन में रेस्पिरेशन का क्या रोल है भाई? हम क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि हमको रेस्पिरेटरी रेट से ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल सही है कि नहीं है। अगर हमारा ब्रीदिंग रेट अल्टर्ड हो रहा है, अगर हमारा पर मिनट ब्रीदिंग रेट कम या ज्यादा आ रहा है, इट मींस दैट ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैकेनिज्म है, मींस O2 इनहेल करना और CO2 एक्सहेल करना, इस मैकेनिज्म में कुछ डिफेक्ट है। इट मींस दैट कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसको एज अर्ली एज ट्रीट करना जरूरी है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। एक्चुअल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इनहेलेशन करते हैं, मीन्स हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, वेट अ मिनट, नोट्स में थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलो फिर से इसको रिपीट करते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड व्हाइल द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कॉजिंग द रिब केज टू एक्सपैंड। देखो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो हमारे ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, दो ओपनिंग नोज में दिख रहा है, इस नॉस्ट्रल से लेकर के हमारे लंग सरफेस तक, या फिर कहो कि डायफ्राम, ठीक है, लंग सरफेस, डायफ्राम, रिब केज, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सारी चीजें इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं और इन सबका रोल एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, ठीक है। तो इनहेलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक बॉक्स दिया, ओके, अब मैं कहूंगी कि इस बॉक्स को आप फिल करो, मतलब बॉक्स, चलो मैंने आपको एक बलून दिया, ठीक है, बलून दिया, ठीक। अब मैं बोलूंगी कि इस बलून में एयर फिल करो, बाहर से एयर फिल करो। तो आप उस बलून में एयर कैसे फिल कर पाओगे? जब वो बलून खाली रहेगा, उसमें स्पेस रहेगा, तभी तो आप बाहर से और हवा डाल सकते हो। अगर वो बलून पहले से भरा है, उसमें जरा सा भी स्पेस नहीं है, तो क्या आप उसमें बाहर से और एक्सटर्नल हवा डाल सकते हो? नहीं ना। अगर बलून में पहले से एयर है और एक्स्ट्रा एयर बाहर से आप डालोगे तो क्या होगा? वो बलून फट जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा एयर कब डालोगे? जब उस बलून में पहले से स्पेस हो। जब स्पेस है तो भाई एयर आएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें स्पेस बनता कैसे? मतलब अगर हम
ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें जगह होनी चाहिए, ठीक है, उसमें जगह होनी चाहिए ताकि जो हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं वो उसको अंदर जाने के बाद प्रॉपर जगह मिल सके ताकि जो आगे हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। तो वो जगह बनती कैसे, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए स्पेस कैसे बनता है। तो सबसे पहली चीज जो हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, जब आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगी आपको तो उस टाइम पे डायफ्राम, ठीक है, रिब केज, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी रिस्पायरेशन में इसका क्या रोल होता है आप डायरेक्टली वो जान लो। तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो उस टाइम पे सबसे पहली चीज जो आपको याद रखना है दैट इज द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ चला जाता है। मान लो ये यहाँ आपका डायफ्राम है, ओके। अब आपको ऊपर से ऑक्सीजन डालना है तो आपको यहाँ जगह बनानी होगी ना, तो अब ये जगह बनाने के लिए जब ये डायफ्राम जगह देगा तब तो जगह बनेगा। तो डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ चला जाता है। तो अब इतनी एरिया में स्पेस बन गया तो अब ऑक्सीजन को अंदर आने की जगह मिल गई। सिर्फ डायफ्राम ही नीचे नहीं जाता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो उस टाइम पे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिससे ऑक्सीजन को अंदर आने के लिए जगह मिल जाती है। तो सबसे पहला प्रोसेस इनहेलेशन का कैसे स्टार्ट होता है आपको समझ में आया, ठीक है। फिर जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऐसे नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गया और साथ ही साथ इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो इसमें क्या होता है कि जो रिब केज होता है उसको फैलने के लिए जगह मिल जाती है। तो रिब केज जब एक्सपेंड हुआ मीन्स कोई चीज ऐसे फैली तो स्पेस बन गया, तो अब इस स्पेस में ऑक्सीजन को बाहर से अंदर आने की जगह मिल गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन कैसे बाहर से अंदर आता है, कैसे उसके लिए स्पेस बनता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि पहली बार कोई चीज आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बट लेक्चर को सुनना, समझने की कोशिश करना और मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ उसको इमेजिन करने की कोशिश करना, ठीक है। बट स्टिल उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करती हूँ, उधर मेरे को मेल करो, मैं आपके रिस्पॉन्स का वेट करती हूँ। बट आज तक किसी बच्चे ने मेरे से कोई डाउट नहीं पूछा। अब इसका क्या मतलब है, एक बार में सब समझ आ जाता है या फिर आप पूछना ही नहीं चाहते हो, क्या मतलब है, आई डोंट नो। बट अगर कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने देखा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिब केज हमारा एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारे लंग्स में प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के कंपैरिजन में, और इस तरीके से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब आपको जरूर कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं अब कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। इनहेलेशन में पहले आप कुछ पॉइंट्स याद रखो। पहला पॉइंट डायफ्राम, दूसरा इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, तीसरा रिब केज, फिर चौथा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या फिर प्रेशर विद इन लंग्स, ठीक है। ओके, इतनी चीजें याद रखी आपने। अब दो और टर्म याद रखो, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ठीक। क्या क्या याद रखना है आपको, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, रिब केज, लंग्स विद इन प्रेशर जिसको हम इंट्रापल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, इतने टर्म्स समझ के अब इनका कोऑर्डिनेटेड फंक्शन देखो। सबसे पहली चीज, अगर आपको बाहर से कोई चीज अंदर डालनी है इट मीन्स दैट कि आप जहां वो चीज को एंटर कराना चाहते हो वहां स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, इट मीन्स दैट कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन के लिए स्पेस होना चाहिए तभी तो ऑक्सीजन अंदर जा पाएगा। तो स्पेस कैसे बनता है, सबसे पहली चीज हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउनवर्ड जाता है, तो ये एरिया खाली हुआ। देन इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और जब इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, डाउनवर्ड होता है, तो रिब केज को एक्सपेंड होने का जगह मिल जाता है। तो रिब केज एक्सपेंड हो रहा है तो यहाँ पे स्पेस बना रहा है, ठीक है। अब स्पेस बन गया, ठीक है, तो स्पेस बन गया मतलब ऑक्सीजन को बाहर से अंदर आने की जगह तो बन गई, लेकिन ऑक्सीजन बाहर से अंदर कब आएगा। आप देखो, अगर आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, आप उस बॉक्स को कब फिल करना चाहोगे, जब वो बॉक्स खाली रहेगा तभी आप उसको फिल करना चाहोगे। सेम एज लंग्स में जो ऑक्सीजन आ रहा है तो लंग्स वो ऑक्सीजन को कब लेना चाहेगा, जब लंग्स में ऑक्सीजन कम है तब तो वो ऑक्सीजन लेना चाहेगा। तो लंग्स में ऑक्सीजन कम अगर होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि लंग्स में एक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, तो वो प्रेशर कम होता है, ठीक है। लंग्स के
में प्रेशर कम हो जाता है तो इस टाइम पे बाहर से ऑक्सीजन लंग्स में एंटर करता है, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है तो लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और बाहर से ऑक्सीजन एंटर करता है। और ऑक्सीजन के एंट्रेंस के लिए कौन कौन स्पेस देता है? डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स और रिब केज, ठीक है। तो इनहेलेशन को समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया द एल्वियोलाई, टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर इट डिफ्यूजेस इनटू द कैपिलरीज। फिर जब ऑक्सीजन लंग्स में आ जाता है तो फिर वहां पे देखो लंग्स में क्या होता है ना कि जो गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वियोलाई पे होता है। एल्वियोलाई क्या होता है? टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स होता है। अभी हम लंग्स का स्ट्रक्चर जब एनाटॉमी वगैरह में पढ़ेंगे तो उधर ये सारी चीजें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बट आई थिंक आपने 11th में जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है तो लंग्स, एल्वियोलाई, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, ठीक है। तो एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई है, ठीक है। तो एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम्स में डिसॉल्व हो गया, ठीक है, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक। उसके बाद वो वहां से डिफरेंट कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन सर्कुलेट कर रहा होता है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स को, हमारे हर एक टिश्यूज को, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन की नीड है। वो ऑक्सीजन कैसे मिलता है? डायरेक्टली कहीं नहीं जाता है। वो सारा ऑक्सीजन लंग्स में आने के बाद ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होता है, डिसॉल्व होता है, फिर उसके बाद कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में, पूरे टिश्यूज में, पूरी सेल्स में मतलब सर्कुलेट करता है। मीन्स देखो आपने जो ऑक्सीजन और ब्लड की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, बट अभी जान लो कि ये जो ऑक्सीजन है फिर लंग्स का जो सरफेस एल्वियोलाई है वहां पे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड देन फिर डिफरेंट कैपिलरीज के हेल्प से जहां पूरी बॉडी में, पूरे सेल्स में, पूरे टिश्यूज में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इनहेलेशन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड आता है एक्सहेलेशन। तो सांस लेते हो, दैट इज इनहेलेशन। फिर तुरंत सांस ऐसे बाहर में निकालते हो तो एक्सहेलेशन। O2 अंदर लिया, CO2 बाहर निकाला। तो O2 के लिए जितने एनवायरनमेंट हमने सेट किए थे, अब उसका अपोजिट एनवायरनमेंट हम CO2 को रिलीज करने के लिए सेट करेंगे। और ये हम मतलब हम ये वॉलेंट्री नहीं करते, ये सारे मैकेनिज्म हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री हो रहा होता है, ठीक है। तो देखो इनहेलेशन के टाइम पे मैंने जो चीजें बताई थी वही सारे टर्म्स एक्सहेलेशन में भी रहेंगे, बस इनका फंक्शन ऑपोजिट होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब हमें जगह बनानी थी तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके बेचारा नीचे हो गया, तो ऑक्सीजन भाई तुम अंदर आ जाओ। अब हमको बाहर निकालना है तो डायफ्राम क्या कहेगा? CO2 का लेवल ज्यादा हो रहा है, चलो CO2 तो बाहर जाओ। तो किसी को बाहर निकालने के लिए उसको ऐसे धक्का दोगे तो धक्का देने के लिए वापस से आगे आना पड़ेगा। इंटरकोस्टल मसल्स जो इनहेलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, अब ये बाहर निकालना है इसको CO2 को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सब एक्सपेंड होगा तो CO2 बाहर निकलने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। रिब केज जो इनहेलेशन के टाइम पे एक्सपेंड होके जगह बनाया था, अब वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताकि अब स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा चीजें बाहर निकलो। और CO2 हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है तो हमको उसको बाहर निकालना है, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम देखो कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ेगा। इनहेलेशन के टाइम पे लंग्स में जो प्रेशर था वो कम था ताकि बाहर से हवा की हमें जरूरत है, O2 चाहिए। अब प्रेशर बढ़ गया है तो हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो हम CO2 को बाहर निकालेंगे, इसका मतलब हमारे लंग्स का जो प्रेशर है इस टाइम पे ज्यादा है। तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो CO2 बाहर निकलता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है तो O2 अंदर आता है। तो O2 अंदर आता है तो वो इनहेलेशन होता है, CO2 बाहर जाता है तो उस प्रोसेस को एक्सहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सहेलेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जल्दी से मैं इसका स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। In exhalation, the diaphragm relaxes and moves upward and the intercostal muscles relax, decreasing the volume of chest cavity. As the chest cavity decreases in size, air is forced out of the lungs. The carbon dioxide is a waste product of metabolism, is expelled from the bloodstream and exhaled through the lungs, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि मैंने इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बताया इनहेलेशन के टाइम पे, और यहाँ एक्सहेलेशन में वॉल्यूम डिक्रीज होने की बात हो रही है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इंट्राकोस्टल मसल
इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे वॉल्यूम कम होगा, और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम ज्यादा है तो वहां पे वॉल्यूम कम होगा। दोबारा से रिपीट करती हूँ, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, इट मीन्स की वॉल्यूम कम है, ठीक है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। बस आप यहाँ पे दो चीज क्लियर रखो, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर एक ज्यादा रहेगा तो एक कम रहेगा। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कौन से केस में कम था? इनहेलेशन के प्रोसेस में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम था, ठीक है। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इनहेलेशन में कम था, इसका मतलब वॉल्यूम वहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर एक्सहेलेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा था, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कम रहेगा। बस यहीं पे इसलिए इस स्टेटमेंट में ये जो डिक्रीजिंग द वॉल्यूम लिखा हुआ है उसका ये मतलब है कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम कम है एक्सहेलेशन के टाइम पे, इसका मतलब कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है तभी तो ऑक्सीजन बाहर, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ठीक है। एयर है, अंदर एयर है, अब इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो दैट इज एक्सहेलेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों एक्सहेल करते हैं? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शंस का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बनता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल रिएक्शन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम उसको एक्सहेलेशन मतलब एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो एक्सहेलेशन के टाइम पे कौन कौन सा एनवायरमेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हमारा थर्ड है दैट इज गैस एक्सचेंज। तो हमने फिजियोलॉजी में क्या क्या देखा, इनहेल हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हुआ, बट कहीं ना कहीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज तो हो रहा है ना हमारी बॉडी में, दैट इज द गैस एक्सचेंज। वो कैसे होता है? तो गैस एक्सचेंज ऑकर इन द एल्वियोलाई वेयर ऑक्सीजन inhaled, air diffuses into the blood and carbon dioxide from the blood diffuses into the lungs to be exhaled, ठीक है। ऑक्सीजन is transported by red blood cells to tissues and organ and carbon dioxide is carried back to the lungs for expansion। देखो होता क्या है, गैस एक्सचेंजेस ऑकर्स इन द एल्वियोलाई। जो हमारे लंग्स में एल्वियोलाई है, जो कि टाइनी एयर सैक्स होते हैं, वहां पे ये गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कैरिड आउट होता है, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस टाइम पे जो एयर है वो हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो गया, मैंने बताया एयर ब्लड में डिफ्यूज हो गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में से दोबारा से लंग्स में आ जाता है, ठीक है। जब देखो लंग्स का जो एल्वियोलाई है वहां पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन वहां से निकल के ब्लड में जा रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, फिर वहां से कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में निकल जा रहा है, और जो पूरी बॉडी से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके उस एल्वियोलाई सैक के पास आया है, वहां से ब्लड स्ट्रीम में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वापस से लंग्स में चला जा रहा है। फिर ऑक्सीजन तो चला गया पूरी बॉडी में सर्कुलेट होने, और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया था लंग्स को देने के लिए कि ये लो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट लेके आया हूँ, इसको तुम बाहर निकाल दो, तो वहां से डिजोल्व होके वो लंग्स में आ गया, ठीक है, और फिर वहां से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से एल्वियोलाई पे गैस एक्सचेंज का प्रोसेस कैरिड आउट होता है। एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, डिजोल्व होता है, फिर पूरी बॉडी में डिजोल्व मतलब सर्कुलेट होता है, और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में जाता है, मीन्स लंग्स में जाता है, और फिर लंग्स क्या करता है उसको बाहर एक्सहेल कर देता है, समझे। एल्वियोलाई ब्लड को O2 दे रहा है कि लो ऑक्सीजन दे रहा है, लो पूरी बॉडी में जाओ दे करके आओ, और ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लाके एल्वियोलाई को दे रहा है कि ये लो एल्वियोलाई, तुम इस बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है इसको एक्सहेल करो, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज ब्लड और एल्वियोलाई के बीच कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, दैट इज द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पूरा मैकेनिज्म, पूरा फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहले इनहेलेशन देखा, दूसरा एक्सहेलेशन देखा, तीसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखा, अब हम चौथा देखेंगे कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो द प्राइमरी कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन इज मेडिएटेड बाय द ब्रेन स्टेम, स्पेसिफिकली द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स। देखो हमारी बॉडी का जितना भी सिस्टम है उसको कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो वो भी हमारे ब्रेन के जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक सिस्टम्स को ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। तो ब्रेन का ना जो ब्रेन स्टेम में, देखो ब्रेन स्टेम का जो स्पेसिफिकली मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स रीजन होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स
ब्रेन स्टेम का जो मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स है ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, कि ब्रीदिंग रेट कब हाई करनी है, ब्रीदिंग रेट कब लो करनी है, इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखता है, ब्रेन स्टेम में स्पेसिफिकली मेडुला और पॉन्स, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ है दैट इज द रिस्पायरेटरी रेट। तो भाई रिस्पायरेटरी रेट अब इतनी पंचायत जिसके लिए हो रही है तो एक्चुअल में हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होना चाहिए वो भी तो देखना है। तो द नॉर्मल एडल्ट रिस्पायरेटरी रेट इज बिटवीन 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट एट रेस्ट। मान लो कोई ह्यूमन एडल्ट है, रेस्टिंग पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 मिनट में उसका ब्रीदिंग रेट काउंट करो तो 12 से 16 ब्रीथ होना चाहिए। 2-4 ऊपर नीचे हो जाता है अगर वो ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत ब्रीदिंग रेट हाई जाएगा, तो उससे ज्यादा कुछ इशू नहीं होता है। बट एक्सेस जब हो जाता है 24 के मान लो एबव जा रहा है या फिर ब्रीदिंग रेट कम हो रहा है, ठीक है, 12-10 से डाउन जा रहा है, तब आपको दिखाना है, बताना है कि हाँ वाइटल साइन में कुछ दिक्कत है, फटाक से इसका आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 to 16, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने के बाद 16 से ये 18 तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है, हाई ब्रीदिंग रेट आ रहा है, इट मीन्स दैट यू नीड टू इन्फॉर्म योर हायर अथॉरिटी, हायर मेडिकल स्टाफ कि इस पेशेंट के वाइटल साइन में ऑल्टरेशन आ रहा है, इसको जल्दी से मेडिकल इंटरवेंशन दिया जाए। मेडिकल इंटरवेंशन मतलब ट्रीटमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पायरेटरी रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज, इमोशनल स्टेट, बॉडी पोजीशन एंड हेल्थ कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस द रिस्पायरेटरी रेट। देखो नॉर्मल अगर एक इंसान है तो 12 से 16 ब्रीदिंग रेट उसका रहेगा पर मिनट। बट वही नॉर्मल इंसान थोड़ा दौड़ के आया, थोड़ा एक्सरसाइज करके आया, थोड़ा दौड़ के आओ तो फिर क्या होती है, सांस थोड़ा जल्दी जल्दी लेते हो आप, है ना। या फिर आप इमोशनली बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत एंजाइटी आपको हो रही है, उस सिचुएशन में भी आपका ब्रीदिंग रेट ऑल्टर हो जाता है। ऑल्टर मतलब चेंज हो जाता है, कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। या फिर आपको कोई रिस्पायरेटरी इशू है, सांस की कोई दिक्कत है, ठीक है, जिसको बोलते हैं श्वास रोगी, मतलब श्वास संबंधी अगर कोई इशू है, मीन्स रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है आपको, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, मतलब जो एक इंडिविजुअल है जिसको कोई रिस्पायरेटरी इशू है उसका जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो ऑल्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो किस तरीके से रेगुलेट होता है, ठीक है। रेगुलेट मतलब कैसे कंट्रोल होता है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, इसको हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बट कैसे कंट्रोल करता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उसके पहले हमने अभी तक जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाया है, मैंने आपको अपने साइड से मैंने पूरी कोशिश की है, डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज मेरे से डाउट क्लियरली पूछ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह से, रेस्पिरेशन कौन कौन कैसे कैसे कंट्रोल होता है, केमिकल रेगुलेशन, न्यूरल रेगुलेशन एंड मैकेनिकल रेगुलेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से, पहला केमिकल रेगुलेशन, दूसरा न्यूरोलॉजिकल रेगुलेशन और तीसरा है आपका मैकेनिकल रेगुलेशन, ठीक है। तो केमिकल रेगुलेशन को हम थोड़ा डिटेल में अब देखते हैं। तो कीमोरिसेप्टर्स, केमिकल मतलब कीमोरिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयंस इन द ब्लड, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें इतनी एबिलिटी होती है कि अगर ऑक्सीजन के लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हाइड्रोजन आयन के लेवल में अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो उन चेंजेस को तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन सब ब्लड में ही डिसॉल्व है, ठीक है। तो ब्लड में कीमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो अगर ब्लड में कुछ भी, ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयंस के लेवल में कोई भी चेंजेस आते हैं तो कीमोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसका पता कर लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद central chemoreceptors in the medulla respond primarily to changes in the CO2 level and pH indirectly. When CO2 increases, it reacts with water in pH and triggering an increase in the breathing rate, ठीक है। देखो होता क्या है, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होता है मेड्यूला रीजन में, ठीक है। बस चीजों को याद करते जाओ, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन 2-3 बार लेक्चर देखोगे, जो नोट्स बनाते चलो उसको पढ़ोगे तो चीजें याद होने लगेंगी, समझ में आने लगेगी।
तो मेड्यूला में मैंने पहले बताया था कि जो ब्रेन स्टेम का मेड्यूला ऑब्लंगेटा और पॉन्स रीजन होता है वही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अब हम उसी रेगुलेशन को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले केमिकल रेगुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो केमिकल रेगुलेशन में कीमोरिसेप्टर हमने देखा, कीमोरिसेप्टर जो हमारे मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हमारे मेड्यूला में प्रेजेंट होता है, और ये कब रिस्पॉन्ड करता है, कब एक्शन दिखाता है, जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर पीएच के लेवल में इनडायरेक्टली कोई चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है तो क्या होता है कि ये कीमो रिसेप्टर्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, फिर क्या बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है। तो कार्बनिक एसिड बनता है तो पीएच क्या होता है, लो हो जाता है, और ये इससे इस टाइम पे ट्रिगर होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ा, तो हमारे मेड्यूला में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर प्रेजेंट था, तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो वो रिएक्ट किया वाटर के साथ। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया। तो कार्बोनिक एसिड जब बनता है तो पीएच हमारा लो हो जाता है। ठीक है, ब्लड पीएच लो हो जाता है, और ब्लड पीएच लो हुआ तो क्या होता है कि हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को ट्रिगर मिल जाता है कि भाई ब्रीदिंग रेट हमें बढ़ानी है, जल्दी जल्दी बढ़ाना है, मतलब जल्दी जल्दी एक्सहेल करो, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। फिर अभी हमने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर के बारे में पढ़ा, अब हम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कैसे काम करता है वो देखो। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स इन द कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडीज आर सेंसिटिव टू O2 लेवल्स। ध्यान देना, जो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर था वो CO2 के लेवल को डिटेक्ट कर रहा था, अब जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो O2 के लेवल को डिटेक्ट कर रहा है। सबसे पहली चीज हमने देखी कि जो हमने जनरल कीमोरिसेप्टर की जब बात की तो हमने देखा कि जो कीमोरिसेप्टर है, जनरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है, वो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन आयन के लेवल में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उस टाइम पे ये कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन कब, कौन सा कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है, अब ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा था तो उस टाइम पे सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा था, और जब O2 के लेवल में कोई चेंजेस आएगा तो उस टाइम पे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर कब बढ़ रहा था मेडुला में, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर रहा था, ये हमने देख लिया। अब हम पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर की बात करते हैं। तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स इन द कैरोटिड एंड आर्टिक बॉडीज, देखो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडीज। ठीक है, और ये O2 के लेवल के लिए सेंसिटिव होता है, मतलब O2 में कोई चेंजेस होगा तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। होता है क्या, अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन O2 ट्रिगर्स एंड इंक्रीज इन रेस्पिरेशन। देखो हमारी बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो उसको जल्दी से बाहर निकालने की जरूरत है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाना है ना। तो उस टाइम पे कौन काम कर रहा, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। फिर अगर O2 का लेवल हमारी बॉडी में कम हुआ तो हमारे लिए दिक्कत की बात है ना, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो उस टाइम पे कौन एक्टिवेट हो जाता है, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। ठीक है, वो क्या करता है, वो भी ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करता है, क्योंकि हमको ब्रीदिंग रेट हमें इंक्रीज कराना है, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी हमें ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत आपको ये है कि अगर CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर मेड्यूला में प्रेजेंट है, वो एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, और O2 का लेवल मतलब ऑक्सीजन का लेवल जब डाउन चला जा रहा है तो उस टाइम पे पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो कि कैरोटिड एंड आयोटिक बॉडीज में प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो रहा है और वो ब्रीदिंग रेट को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे केमिकल रेगुलेशन का प्रोसेस ब्रीदिंग रेट को रेगुलेट करता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूरल रेगुलेशन को। ठीक है, तो न्यूरल रेगुलेशन कैसे काम करता है, द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स इन द ब्रेन स्टेम कंट्रोल द रिदम एंड रेट ऑफ द ब्रीदिंग। तो न्यूरल रेगुलेशन बेसिकली ब्रीदिंग के रेट एंड रिदम पे फोकस करता है। तो मेडुला, देखो ब्रेन स्टेम में जो मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पॉन्स होता है वो ब्रीदिंग के रेट एंड रिदम को कंट्रोल करता है, और इसको हम मतलब न्यूरल रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरल रेगुलेशन क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम मैकेनिकल रेगुलेशन। मैकेनिकल रेगुलेशन मतलब वही कि ये क्या मैकेनिज्म है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं।
तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है, सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्शंस दैट अलाउ द बॉडी टू एक्सचेंज गैसेस, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विद द एनवायरनमेंट। वही चीज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि भाई इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू हमारा ब्रीदिंग का प्रोसेस कैरिड आउट होता है, जिसमें हम इनहेलेशन में O2 को इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन में CO2 को एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। इनहेलेशन को हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन जिनको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। These phases are facilitated by the movement of respiratory muscles that changes the volume and pressure inside the lungs। देखो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे रेगुलेट होता है, कैसे कंट्रोल होता है, मैं बता दूं। ब्रीदिंग के टाइम पे हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो रिस्पायरेटरी मसल्स क्या कराते हैं, गैसियस एक्सचेंज कराते हैं, O2 का एंट्री कराते हैं और CO2 का एग्जिट कराते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है तो उसको इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। जो CO2 हम बाहर निकाले दैट इज द एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, ठीक है। तो अब हम इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वो चीजें मैंने आपको जो बताई थी कि डायफ्राम किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, किस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स काम कर रहे हैं, वही सारी चीजों को एक बार डिटेल में बता देती हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में अगर इनहेलेशन एक्सहेलेशन लिखना हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली लिख पाओगे, ठीक है। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे, फिर असेसमेंट देखेंगे, देन ठीक है। चलो आज के इस लेक्चर में इसको हम पूरा कंप्लीट करा ही लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को थोड़ा डिटेल में दोबारा से बता देती हूँ। तो इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स। इट ऑकर्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच कॉजेज एयर टू फ्लो इनटू द लंग्स। देखो इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ स्टार्टिंग में ही, तो अभी मैं जस्ट आपको स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छी नोट्स मिल जाए। तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारे लंग्स का जो प्रेशर होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और हमारे जो बॉडी के बाहर हमारे सराउंडिंग में प्रेशर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर कर जाता है। अब कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इनहेलेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो पहला है डायफ्राम और दूसरा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो डायफ्राम का कैसा रोल है, द प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। डायफ्राम याद रखो, डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स इट मूव्स डाउनवर्ड, इंक्रीज द वेंट्रिकल डायमेंशन ऑफ द चेस्ट कैविटी। डायफ्राम ऐसे है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड चला जाता है, तो जो वर्टिकल डायमेंशन होता है चेस्ट का वो बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन को अंदर आने की जगह मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, द मसल्स आर लोकेटेड बिटवीन द रिब्स, व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट द रिब्स आर लिफ्टेड अपवर्ड एंड टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी। देखो जो मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिबकेज में लोकेटेड होते हैं, रिबकेज के बीच में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो रिबकेज को एक्सपेंड होने की जगह मिल जाती है, तो उस तरह से क्या होता है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए, प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन चाहिए। और एक चीज, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, तो प्रेशर कम है इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो बस वॉल्यूम को ज्यादा फोकस मत रखो, बस इतना याद रखो कि वॉल्यूम हमेशा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के ऑपोजिट ही रहेगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कब कम हो रहा है, कब ज्यादा हो रहा है, बस इन चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, और कैसे कम होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिबकेज एक्सपेंड हो जाता है, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और ऑक्सीजन को बाहर से आने के लिए जगह मिल जाता है, ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, अभी मैं बताई हूँ। फिर थर्ड क्या होता है, इंक्रीज इन लंग वॉल्यूम। देखो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, लंग की जो वॉल्यूम क्या है वो बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं बार बार इन चीजों को बता रही हूँ ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद एयर एंटर्स द लंग्स, तो किस तरीके से इनहेलेशन का प्रोसेस हुआ,
सबसे पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो अब यहाँ पे आप दो चीजें बोल सकते हो, जब ये होता है तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, और या तो आप लिख सकते हो कि जो लंग की वॉल्यूम है वो बढ़ गई। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, इतना याद रखो, इनहेलेशन के टाइम पे इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, वो बढ़ेगा। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो ये लिखो कि डिक्रीज इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और इंक्रीज इन द लंग वॉल्यूम, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एयर इंटर्स द लंग्स, फिर लंग्स एंटर हो जा रहा है हमारे, एयर एंटर हो जा रहा है हमारे लंग्स में, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सहेलेशन की तरफ। तो एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन, तो O2 के अंदर आने का क्या प्रोसेस है वो आपको पता चलेगा। अब CO2 को कैसे बाहर निकालना है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो एक्सहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेक्ट को पहली चीज, इनहेलेशन के लिए जो एनवायरमेंट था ना, जस्ट उसका अपोजिट एनवायरमेंट एक्सहेलेशन के लिए होगा। जहां पे इनहेलेशन में सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, अब यहाँ पे सारी चीजें एक्सपेंड होंगी, ओके। तो मैं इसको जस्ट रीड आउट करके नोट्स दे रही हूँ क्योंकि अभी अभी जस्ट एक्सप्लेन की हूँ। Exhalation is the process of expelling air from the lungs, ठीक है। It occurs when the pressure inside the lungs, ध्यान से देना, it occurs when the pressure inside the lungs is higher than the atmospheric pressure, ठीक है, causing air to flow out of the lungs, ठीक है। अब कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व है, तो सेम वही मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जो इनहेलेशन वाले में इन्वॉल्व थे। डायफ्राम, ठीक है, तो डायफ्राम रिलैक्सेस, उधर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो इधर रिलैक्स हो रहा है। एंड मूव्स अपवर्ड, इनहेलेशन में डाउनवर्ड जा रहा था, एक्सहेलेशन में अपवर्ड होगा। डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, उधर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, इधर एक्सहेलेशन में इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा और लंग की वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर सेकंड मसल्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन दिस muscles contract and pull the rib downward and inward, decreasing the thoracic volume further। तो जो thoracic volume है घटता जा रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ा है तो भाई गैस को बाहर निकालो, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमारा इसमें एक और मसल इन्वॉल्व होता है, देखो इनहेलेशन में सिर्फ दो मसल्स इन्वॉल्व थी, पहला डायफ्राम था और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और एक्सहेलेशन में तीन मसल्स हैं, डायफ्राम है, दूसरा यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है और एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है, ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। These muscles contract, pushing up the diaphragm and aiding in the reduction of lung volume। Abdominal muscles क्या करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है, मतलब इसको डायफ्राम को ऊपर की तरफ धक्का देता है, मतलब खुद कॉन्ट्रैक्ट होकर डायफ्राम को ऊपर करता है, ठीक है। जैसे कि इनहेलेशन में डायफ्राम डाउनवर्ड गया था, तो अब यहाँ पे एक्सहेलेशन के टाइम पे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, जो पेट के मसल्स होंगे, वो डायफ्राम को ऊपर की तरफ वापस चले जाएंगे, ठीक है। फिर अब एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम डीप में पढ़ते हैं। तो जैसे वहां पे हमने देखा था कि इनहेलेशन में सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, तो एक्सहेलेशन में अब सारी चीजें रिलैक्स होंगी, ठीक है। तो पहला है हमारा रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। तो द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ठीक है, द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड डिक्रीजिंग द स्पेस इन द थोरैसिक कैविटी, ठीक है। द डायफ्राम मूव्स अपवर्ड and decreasing the space in the thoracic cavity। सेकेंड है हमारा स्टेप रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। द रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इंक्रीज रिड्यूसिंग द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम, फिर डिक्रीज इन द लंग वॉल्यूम। आई थिंक यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होगा, ठीक है। फिर एज अ चेस्ट कैविटी एंड डिक्रीज इन द लंग वॉल्यूम में देखो, एज अ चेस्ट कैविटी एंड लंग्स कॉन्ट्रैक्ट द वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स डिक्रीज, इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द लंग्स, दैट इज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। तो जब लंग की वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है, तो उधर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो रहा था, इधर एक्सहेलेशन में लंग वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ रहा है। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है, और फिर एयर इज एक्सपेल्ड, फिर इस तरीके से एयर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो व्हेन द प्रेशर, ध्यान से देखना कब एयर एक्सपेल्ड हो रहा है, या एक्सपेल मतलब बाहर जा रहा है। तो व्हेन द प्रेशर इन द लंग्स बिकम्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनहेलेशन में हमने क्या देखा था कि प्रेशर विद इन द लंग्स वो लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एक्सहेलेशन के टाइम पे हम क्या देख रहे हैं कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो ज्यादा हो रहा है। तब भाई ऑब्वियस सी बात है, अब चीजें हमारे पास ज्यादा हो रही हैं तो इट इज ऑब्वियस कि हमको एक्सेस कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, हमको एक्सेस कुछ नहीं चाहिए, हमको जो मेरे पास एक्सेस है हम उसको जस्ट आउट कर देंगे, तभी हमारी लाइफ सही रहेगी। एक्सेस टॉक्सिसिटी इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, ठीक है। तो सेम एज कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर एक्सेस है तो भाई डेंजर है, उसको बाहर निकालना है। तो कितना ज्यादा हो जा रहा है, तो देखो जो हमारा एटमॉस्फेरिक
जो हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ठीक है, पहले इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात करते हैं, यानी कि प्रेशर विद इन द लंग्स वो 760 mmHg नॉर्मली होना चाहिए, बट जब वो 762 mmHg हो जा रहा है, इट मीन्स दैट कि ज्यादा हो रहा है, तो हमको ये जो 2 mmHg का थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट हो रहा है उस प्रेशर को बाहर निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम CO2 को बाहर रिलीज करेंगे, तो इस तरीके से हमारा एयर इज एक्सपेल्ड, ठीक है, तो हमारा एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैरिड आउट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का क्या क्या कैरेक्टर होता है, जैसे कि हमने ब्लड प्रेशर में, ठीक है, हम ब्लड प्रेशर को भी हमने डिस्कस ही नहीं किया है, हमने पल्स में कैरेक्टर देखा था ना, सेम एज अब हम रेस्पिरेशन का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम एक ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर जब तो आप क्या जज करोगे, उसका फिजिक, उसका बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीजें, तो सेम एज हम रेस्पिरेशन में क्या क्या कैरेक्टर्स देखते हैं, रिदमिसिटी मीन्स उसका रिदम देखते हैं, रेट देखते हैं, ठीक है, डेप्थ देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स, मतलब हम रेस्पिरेशन को कैसे डिटेक्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन सही है या नहीं सही है, तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं हम जब हमको पता होगा कि एक सही रेस्पिरेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक अल्टर्ड या चेंज रेस्पिरेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उसके लिए हमको जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन पता होना चाहिए ना, तो हम उसमें क्या क्या देखते हैं, रिदम देखते हैं, रेट देखते हैं, ठीक है, डेप्थ देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी देखते हैं। अब हम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विद सेवरल key characteristics that are essential for the exchange of gas, oxygen and carbon dioxide in the body. These characteristics define the efficiency and regulation of respiratory function. हाँ, तो जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सही होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होना है वो प्रॉपरली कैरिड आउट हो जाए, ठीक है। और अगर रेस्पिरेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं तो इसका मतलब कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो सही से रेगुलेट हो रहा है, बट वहीं अगर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ देखने को मिल रहा है, इट मींस दैट कि रेस्पिरेटरी फंक्शन सही से रेगुलेट नहीं हो रहा है। इसलिए हमको रेस्पिरेटरी का कैरेक्टर पता होना, एक सही रेस्पिरेशन का कैरेक्टर पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज रिदमिसिटी, ठीक है, तो इसमें हम क्या, रिदम मतलब उसकी कॉन्टिन्यूएशन को हम चेक करते हैं। तो देखो, respiration occur in a regular and rhythmic pattern, typically involving a cycle of inhalation, that is inspiration, and exhalation, that is expiration. तो rhythmicity मतलब अगर हम जनरली देखें तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली रेगुलर कैरिड आउट होना चाहिए, मतलब इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, इसके बीच में ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूसली कैरिड आउट हो रहा है इसका मतलब इसका कैरेक्टर सही है, ये सही जा रहा है, बट अगर वहीं पे हमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है इसका मतलब इसके रिदमिसिटी में कोई इशू है, ठीक है। तो द रेस्पिरेटरी सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन स्टेम में, वो कौन कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड द पोन्स कंट्रोल दिस रिदम एडजस्टिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग इन रिस्पॉन्स टू द बॉडीज नीड, ठीक है। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट इज अबाउट 12 to 16 breaths per minute। देखो रिदमिसिटी में हम क्या देखते हैं कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो रेगुलरली कैरिड आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और अब इसको कंट्रोल कौन करता है, तो हमको पता है कि हमारा ब्रेन स्टेम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स स्पेसिफिकली इसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जब भी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन या फिर कहूँ रेस्पिरेटरी के रिदम में कोई अल्टरेशन आता है, कोई चेंजेस आता है, तो उसको सही करने का काम, उसको दोबारा से सही से सेट करने का काम हमारे ब्रेन स्टेम का मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स करता है, ठीक है। और एक जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट अगर जो होता है एक एडल्ट ह्यूमन का रेस्टिंग पोजीशन में, दैट इज द 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं अपना रेट। तो रेट क्या है, रेट मतलब वही कि 1 मिनट में कितना आ रहा है, ठीक है। तो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन पर मिनट, ठीक है, मतलब 1 मिनट में एक इंसान कितनी बार सांसें ले रहा है, दैट इज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। This can vary depending on several factors including the physical activity, emotional state and healthy condition। देखो अभी हमने देखा कि जो एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है वो 12 से 16 होना चाहिए एक हेल्दी एडल्ट का, ठीक है। लेकिन अगर कुछ चेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अच्छे से रिस्पिरेटरी
प्रोसेस कहो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो रेट में कुछ चेंजेस देखने को आते हैं, मिलते हैं। तो उन चेंजेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो सबसे पहला चेंजेस टैकिपनिया। अगर आपने पल्स पढ़ा होगा तो मैंने आपको उधर भी टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया बताया था, ठीक है। तो टैकी मतलब ज्यादा हो रहा था, ब्रैडी मतलब कम हो रहा था। बी फॉर ब्रैडी, बी फॉर बिलो, बिलो मतलब नीचे। तो ब्रैडी कम को डिनोट कर रहा है और टैकी हाई को डिनोट कर रहा है। तो टैकिपनिया, ये जो इप्निया है ना, ये रेस्पिरेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो टैकिपनिया रेफर्स टू एन इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ऑफन सीन इन कंडीशन लाइक फीवर, एंजाइटी और लंग डिसीज। देखो हमने देखा कि 12 से 16 तक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, ठीक है। अगर 12 से लेकर 16 के बीच में आप 1 मिनट में ब्रीथ काउंट कर रहे हो, अगर उसका जो वैल्यू आ रहा है वो 12 से 16 के बीच में आ रहा है, मतलब 12 ब्रीथ्स पर मिनट, 13 ब्रीथ्स या 14, इस तरीके से वैल्यू आ रही है अप टू 16 तक, तो नॉर्मल है, ठीक है। बट अगर वो इंसान थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, फिजिकल एक्टिविटी कर दिया, तो इट इज ऑब्वियस कि उसका थोड़ा सा रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ेगा। तो मान लो बढ़ के कितने तक नॉर्मल आएगा? 20 तक है तब तक उसको नॉर्मल मानोगे, लेकिन 20 से भी ज्यादा अगर उसका रेस्पिरेटरी रेट है, ठीक है, 1 मिनट में अगर वो 20 बार से ज्यादा सांस ले रहा है, इसका मतलब उस कंडीशन को, उस रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या नाम दोगे? टैकिपनिया नाम दोगे, ठीक है। और ये क्यों, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो कुछ कंडीशंस, या तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फीवर है या एंजाइटी हो रही है या फिर कोई लंग से रिलेटेड डिजीज है, तो इस कंडीशन में टैकिपनिया देखने को मिलता है, ठीक है। टैकिपनिया मतलब 20 ब्रीथ्स पर मिनट से ज्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है तो उस कंडीशन को आप टैकिपनिया बोलोगे, ठीक है। नाउ ब्रैडिपनिया, ठीक है। तो ब्रैडिपनिया में क्या देखोगे आप? बिलो, ऑब्वियस ही बात है, 12 तक नॉर्मल था, तो अब इसमें अगर 12 ब्रीथ्स पर मिनट, अगर 1 मिनट में एक इंसान को 12 बार की सांस नहीं आ रही है, इट मींस दैट कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस सिचुएशन को, इस कैरेक्टरिस्टिक को आप ब्रैडिपनिया बोलोगे, ठीक है। तो डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी, डिक्रीज्ड यानी कम, बी फॉर बिलो, बी फॉर ब्रैडिपनिया, और इंडिकेट करता है डिक्रीज। देखो मैं साथ ही साथ याद करने के लिए कुछ ना कुछ आपको टेक्निक बताते चल रही हूँ, तो उन सारी चीजों को ध्यान देना। इसीलिए मेरे वीडियोस में ना लेक्चर सुनना और नोट्स को देखना, दोनों साथ में काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ब्रैडिपनिया, डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 12 ब्रीथ्स पर मिनट विच कैन ऑकर इन कंडीशन सच एज ब्रेन इंजरी एंड ड्रग ओवरडोज। देखो हमने टैकिपनिया में देखा कि अगर 1 मिनट में कोई इंसान 20 बार से ज्यादा सांसें ले रहा है तो उसको टैकिपनिया का चांसेस है, उसको, उस कंडीशन को हम टैकिपनिया कह रहे हैं। 12 तक हमने, 12 से 16 तक हमने नॉर्मल रेंज रखा था। तो अगर 12 से कम एक बार में अगर एक इंसान 12 बार भी सांस नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन को हम ब्रैडिपनिया बोलेंगे, ठीक है। और इसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो या तो उस पर्टिकुलर ह्यूमन को ब्रेन इंजरी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम है, दैट इज द मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स रीजन, वही तो हमारे रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ, वॉल्यूम, हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब वही अगर डैमेज हो गया है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे रेस्पिरेटरी रेट को इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। अगर कंट्रोल सिस्टम ही डैमेज हो जाए तो इसका मतलब अगर इसके कॉज क्या हो सकते हैं? ब्रेन इंजरी या फिर ड्रग ओवरडोज। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के फंक्शन को, मैकेनिज्म को स्लो डाउन कर देते हैं। तो अगर ऐसे ड्रग्स को आप ज्यादा ओवरडोज, ज्यादा अमाउंट में ले लोगे तो उस केस में भी रेस्पिरेटरी रेट डाउन जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, दैट इज द डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ में आप क्या देखोगे? तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रीथ। इट कैन वैरी बेस्ड ऑन द फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्सीजन डिमांड और द बॉडीज नीड। डेप्थ में आप ये देखोगे, जब आप रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक चेक कर रहे होगे, ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो उस टाइम पे आपने रिदम में क्या देखा, रेट में क्या देखा, मैं बता चुकी हूँ। मैं आपको देखना है कि डेप्थ कैसे चेक करते हैं। तो डेप्थ में बेसिकली ये देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक इंसान इनहेल कर रहा है या एक्सहेल कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं नॉर्मली सांस ले रही हूँ तो इट मीन्स ये नॉर्मल है, वहीं मैं ऐसे ब्रीथ कर रही हूँ तो मैं कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर रही हूँ या फिर कितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल कर रही हूँ या जल्दी जल्दी सांस ले रही हूँ। इट मीन्स दैट कि कुछ ऑल्टरेशन है, मेरे सांस लेने की वॉल्यूम में कुछ अल्टरेशन है, ठीक है। और ये जो अल्टरेशन है ये किस पे बेस कर सकता है? चेंजेस कैसे देखेंगे? या तो फिजिकल एक्टिविटी, ऑक्सीजन डिमांड, मतलब हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से हमारे रेस्पिरेशन के डेप्थ में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम क्या देखते हैं? रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ एयर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। तो देखो ब्रीदिंग के डिफरेंट फेजेस में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी बॉडी से बाहर जा रहा है, इस चीज का ये
रिस्पायरेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वॉल्यूम आते हैं, जो मेन वॉल्यूम है ये मैं बता दे रही हूँ, ये एग्जाम में पूछ लेता है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिफाइन करने को डायरेक्टली आ जाता है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम अच्छे से पढ़ के जाना। तो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है देख लो। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है। अब आ सकता है नहीं आ सकता ये तो भाई 50-50 चांसेस है, लेकिन पहले आया है, ठीक है। मैं जब फर्स्ट ईयर में मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे याद है कि ये वॉल्यूम के बारे में पूछा था, रिस्पायरेटरी में वॉल्यूम पूछा था, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और एक्सपेल्ड विद ईच ब्रीथ। देखो एक जो हमारा ब्रीदिंग का साइकिल है, मतलब इनहेल किया एक्सहेल किए, इसमें हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल किया, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन। मतलब कि कितना ज्यादा एयर आप अपने अंदर इनहेल कर पा रहे हो, दैट इज द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप बाहर एक्सहेल कर पा रहे हो, ठीक है। फिर रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल से क्या मतलब समझो, बची हुई चीजें, ठीक है। तो द एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सहेलेशन प्रिवेंटिंग लंग कोलैप्स। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम को समझो, एक बॉक्स है, ठीक है। इसका हमको शेप मेंटेन रखना है, तो इसके शेप मान लो इसके अंदर कुछ नहीं है तो ये ऐसे हो जा रहा है। अब मैं बोलूंगी इसका शेप मेंटेन करो, तो आप इसके अंदर कोई चीज फील करोगे, ठीक है। तो कोई चीज उतना ही फील करोगे ना कि जो इसके शेप को ज्यादा खराब ना करे, इसके एग्जिस्टेंस को डिस्ट्रॉय ना करे। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फटने के चांसेस हैं, कम हो जाएगा तो कोलैप्स होने के चांसेस हैं। तो सेम एज जो लंग्स में एयर है, अमाउंट ऑफ एयर है, उसका हर टाइम कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होना चाहिए। देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि पूरा ऑक्सीजन अंदर आया और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वही होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दे रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे लंग्स में कितना वॉल्यूम एयर का बचा हुआ है जिससे कि हमारा लंग्स कोलैप्स होने से बच जाए, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वॉल्यूम्स हेल्प्स असेस लंग फंक्शन एंड द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन। तो इन वॉल्यूम्स को हम असेस करके ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारे जो लंग्स की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर है, साथ ही साथ हमारे रेस्पिरेशन का जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो सब कुछ सही है। अब भाई आपका जो मतलब सांस सही वॉल्यूम ले रहे हो, सही वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, लंग्स के विद इन जो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर होना चाहिए ऑल द टाइम उतना प्रेजेंट है, इट मीन्स दैट कि सारे टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सब चीज अगर सही है मेंटेन, इट मीन्स दैट कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम कर रहा है। बट अगर ये सही नहीं है, ये वॉल्यूम सही नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मैं ये चार्ट आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अगर मैं नहीं शेयर करती तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन या फिर मेल करके रिमाइंड करा देना, क्योंकि होता क्या है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर लूंगी, फिर उसको एडिट करूंगी, फिर अपलोड करूंगी, फिर ये अपलोड होने में चांस होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें मैं मिस कर जाती हूँ, बट इंटेंशनली नहीं होता है, अनइंटेंशनली होता है। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि मैंने टॉपिक पढ़ाया था और उसमें मैंने एक टॉपिक कहा था कि इसको मैं एक्सप्लेन करना जैसा कुछ है नहीं, तो जस्ट इसको कम्युनिटी पोस्ट में मैं शेयर कर दूंगी, और मैं भूल गई थी शेयर करना। तो बट उस टाइम पे मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी थी कि एक स्टूडेंट का मेरे पास मेल आया था, उसने मुझे कहा कि दीदी आपने कहा था कि ये टॉपिक का आप नोट्स दोगे बट आपने दिया नहीं है। तो दैट डे आई वॉज वेरी हैप्पी कि जितना कॉन्शियस, जितना पैशनेट मैं हूँ आपको पढ़ाने के लिए, उतनी पैशनेट आप भी हो मुझसे पढ़ने के लिए। तो फिर उस टाइम में मैंने क्या किया था ना कि उस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया था और फिर मैंने उसका लेक्चर अपलोड किया था। तो आप रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन अ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि थोड़ा कॉपरेशन आपका भी होना चाहिए। मान लो मैंने कुछ कहा कि आपको मैं ये चीजें दूंगी, प्रोवाइड करूंगी, बट इन केस मैं अगर वो चीज मिस कर जाती हूँ अपना वो काम, तो आप मेरे को रिमाइंड करा दो कि आपने कहा था ये नोट्स देने के लिए, ये फ्लो चार्ट देने के लिए या फिर ये डायग्राम शेयर करने के लिए, बट आपने किया नहीं, तो मैं तुरंत शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर मैं भूल जाऊंगी कि ये टाइडल वॉल्यूम या फिर ये जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, तो आप मुझे रिमाइंड कराओगे कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम का पूरा डिटेल चार्ट मुझे आपको प्रोवाइड करना है। तो मैं किधर प्रोवाइड करूंगी, मैं या तो
इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगी या फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में वो चार्ट आपको दे दूंगी, तो आप उसको अपनी नोटबुक में बना लेना और उसको याद कर लेना, ठीक है। अब फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी। तो हम कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी में क्या देखते हैं, pulmonary compliance refers to the ability of the lungs and chest wall to expand and contract with each breath। देखो हमने क्या देखा कि हमारा जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसको एक्सपेंड होना है, और एक्सपेंड हुआ है तो उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होना है। अगर ये मसल्स सही से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इसका मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी तो हमारा सही से नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने की एबिलिटी है, इसको हम कॉम्प्लियंस एंड इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो हाई कॉम्प्लियंस इंडिकेट्स दैट द लंग्स कैन इजिली स्ट्रेच, व्हाइल लो कॉम्प्लियंस मींस दैट द लंग्स आर स्टिफ एज सीन इन डिजीज लंग पल्मोनरी फाइब्रोसिस। देखो अगर किसी का कॉम्प्लियंस आप असेस करते हो और वो ज्यादा है, इट मींस दैट कि लंग्स इजिली स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं अगर किसी का कॉम्प्लियंस वैल्यू कम आ रहा है, इसका मतलब कि जो लंग्स है वो स्टिफ हो गया है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, अगर किसी पर्टिकुलर ह्यूमन को कोई लंग डिजीज है या फिर उसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक डिजीज कंडीशन होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस। जब आप आगे सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक सब्जेक्ट है पढ़ोगे, तो उधर आप ये सारे डिजीज कंडीशन पढ़ोगे, ठीक है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस के केस में या फिर कोई पर्टिकुलर लंग डिजीज है तो उस टाइम पे मसल स्टिफ, लंग्स में स्टिफनेस देखने को मिलती है। इसका मतलब जो लंग्स का कॉम्प्लियंस और इलास्टिसिटी वाला कैरेक्टर है वो इम्पैक्ट हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम इलास्टिसिटी देखते हैं। तो इलास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ लंग टू रिटर्न टू देयर रेस्टिंग स्टेट आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है। गुड लंग्स इलास्टिसिटी इंश्योर्स एफिशिएंट एक्सहेलेशन एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लंग कोलैप्स। देखो इलास्टिसिटी एक रबड़, उसको आपने स्ट्रेच किया, फिर जब आप उसको छोड़ोगे, ठीक है, रबड़ आपने आप सब रबड़ से फेमिलियर होगे, ठीक है। इलास्टिक उसको क्या करोगे, जब आप स्ट्रेच करोगे फिर वापस से छोड़ोगे तो वो दोबारा से अपना जो शेप साइज है उसको रीगेन कर लेगा। तो सेम एज लंग्स क्या होता है, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं तो उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसका मतलब उसमें इलास्टिसिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये ठीक है, गुड लंग्स इलास्टिसिटी है भाई, अच्छी लंग्स की इलास्टिसिटी, इसका मतलब कि एक्सहेलेशन का प्रोसेस एफिशिएंटली हो जाएगा और लंग्स कोलैप्स होने से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज द, हमने अभी कौन सा टॉपिक कवर किया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इलास्टिसिटी और कॉम्प्लियंस में आप सिंपल से यही समझ लो कि जो लंग्स के कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने वाला जो, मतलब लंग्स में जो मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने वाला जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वही हमारा कॉम्प्लियंस और इलास्टिसिटी है, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक लंग्स को कोलैप्स होने से बचाते हैं और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को सही से कैरिड आउट कराता है। बिकॉज यार हमने यही तो देखा है कि एक बारी हमारे इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत पड़ रही है तो एक बार उसको एक्सपेंड होने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। देखो इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। तो अच्छे से पढ़ना, मैं जितना टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, जितना नोट्स आपको दे रही हूँ लेक्चर के थ्रू ना, मतलब एज ए स्क्रीन पे ऐड करते चल रही हूँ, उतना तो आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, ठीक है, उतना पढ़ के जाना है। उसके अलावा आपके टीचर्स अगर आपको एडिशनली कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर आप किसी राइटर की बुक रेफर कर रहे हो, आप उस बुक से पढ़ रहे हो, तो उसमें से आप एडिशनल चीजें जो पढ़ना चाहते हो यू कैन स्टडी, ठीक है। बट मैं जितना पढ़ा रही हूँ उतनी चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें पढ़ के मैंने अपना एग्जाम भी पास किया है और अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। तो मतलब फर्स्ट ईयर मैंने बहुत पहले पास कर, तो बहुत पहले भी नहीं, 2 साल पहले पास किया था। तो अगर मैं पास कर रही हूँ तो भाई ऑब्वियसली बात है, आपके पास लाइव एग्जाम्पल है, आप भी पास कर लोगे, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के रेट, रिदम, डेप्थ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज फिजिकल एक्टिविटी, मैं पहले ही बता चुकी, आप खुद जान लो, अभी नॉर्मली बैठे रहो तो आप ऐसे सांस लोगे, नॉर्मल है ना। वहीं आप जाओ 2 राउंड लगा करके आओ, दौड़ के आओ, तब आप कैसे सांस लोगे, ऐसे, है ना। मतलब फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रही है, आपकी बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा रही है। अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन को इनहेल जल्दी करना पड़ेगा ना, इसलिए जो ब्रीदिंग रेट होता है वो बढ़ जाता है।
तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी द बॉडीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन इंक्रीजेस, ठीक है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है, दैट इज द हाइपरपनिया टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू, ठीक है। सेकंड आता है फैक्टर एज। तो देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है इन कंपैरिजन टू बड़े बूढ़े लोग, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, मतलब कि इन्फेंट्स आप किसको बोलोगे, 29 डेज से लेकर के 1 साल के बच्चे तक को हम इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है, और 0 से 28 या 29 डेज तक वाले बच्चों को न्यू बॉर्न बोलते हैं। तो इन्फेंट्स वाले जो इन्फेंट्स जो होते हैं उनका जो नॉर्मल ब्रीदिंग होता है 1 मिनट में 40 से 60 होता है, और वहीं जो भाई एडल्ट है हमने देखा 12 से लेकर के 20 तक हम उनको नॉर्मल रेंज में रख रहे थे। तो देख लो कितना डिफरेंस है। तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रीदिंग रेट के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा बॉडी पोजीशन, ठीक है। तो बॉडी पोजीशन किस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करता है, सुनो। बॉडी पोस्चर अफेक्ट्स लंग एक्सपेंशन, ठीक है। बॉडी पोस्चर हमारे लंग्स एक्सपेंशन को अफेक्ट करता है एंड एयर, ऑब्वियसली बात है, अगर भाई एयर फ्लो मतलब अंदर आने और एयर बाहर जाने में हमारे लंग्स का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर लंग का एक्सपेंशन जो इफेक्ट हो रहा है तो एयर फ्लो भी इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इन द स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन द लंग्स कैन एक्सपेंड। अगर आप बैठे हो या फिर खड़े हो तो उस टाइम पे जो हमारा लंग्स है वो इजिली एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। जबकि वाइल इन द लाइंग डाउन पोजीशन स्पेशली व्हेन लाइंग फ्लैट सुपाइन द डायफ्राम मूवमेंट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय एब्डोमिनल कंटेंट्स रिड्यूसिंग लंग कैपेसिटी। देखो अगर आप नॉर्मली बैठे हो या खड़े हो तो उस टाइम पे लंग्स इजिली एक्सपेंड कर सकता है, बट आप सुपाइन पोजीशन में जब लेटे रहते हो तो उस टाइम पे लंग्स का जो एक्सपेंशन वाला एफिशिएंसी होता है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पोजीशन है वो हमारे रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में देखो हमारा टेम्परेचर आता है, एल्टीट्यूड आता है, एयर क्वालिटी आती है। देखो टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर हाई है, फीवर है, तो ऑब्वियसली बात है कि रिस्पिरेशन रेट जो होता है वो बढ़ा होता है, ठीक है। वही एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड सिकनेस बताई हूँ मैं हमेशा, क्या होता है कि जब हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं, ठीक है, जब हम टॉप ऑफ द माउंटेन जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। तो हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन का लेवल, भाई हमारे यहाँ सराउंडिंग में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, इसका मतलब हमको एफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है तो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो हम तेज तेज सांस लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है। तो अगर एल्टीट्यूड पे है तो उस टाइम पे हमारा ब्रीदिंग रेट हाई रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एयर क्वालिटी। तो एयर क्वालिटी ऑब्वियसली बात है कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग के एयर की जो क्वालिटी है वो हमारे ब्रीदिंग को या फिर हमारे रेस्पिरेशन को अफेक्ट करेगी। तो पॉल्यूटेंट्स, allergens or irritants in the air such as smoke or chemical can increase airway resistance causing difficulty in breathing or triggering conditions like asthma और COPD। अगर हमारा पास का एयर, हमारे सराउंडिंग का एयर क्वालिटी ऐसा है जो हमारे एयरवे को ब्लॉक कर रहा है, मतलब हमारा जो नॉस्ट्रल से लंग तक वाला पैसेज है अगर उसको ब्लॉक कर रहा है तो मतलब हम सांस ले रहे हैं तो सांस के साथ हमारे जो एनवायरमेंट है ऑक्सीजन के साथ कोई आप पॉल्यूटेंट, एलर्जेन या फिर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर एंटर हो जा रहा है और वो हमारे एयरवे को ब्लॉक कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा जो रिस्पिरेशन का रेट है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। फिर फिजिकल कंडीशन एंड हेल्थ स्टेटस, ऑब्वियस ही बात है कि अगर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है जिससे हमारा रिस्पिरेशन मतलब हमें सांस संबंधी अगर कोई इशू है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा नॉर्मल रिस्पिरेटरी रेट तो नहीं होगा। तो कौन कौन से डिजीज कंडीशन है जो हमारे रिस्पिरेशन को या फिर कहूँ कि हमारे रिस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अस्थमा, COPD, ठीक है, न्यूमोनिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये सारे क्या करते हैं कि हमारे लंग के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। और ये या तो एयर, देखो ये एयरवे के रेजिस्टेंस मतलब कि हमारा जो सांस का रास्ता है उसको ब्लॉक करने लगते हैं, ठीक है। तो फिर लंग का जो कॉम्प्लियंस क्या था, लंग के जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने की जो एबिलिटी है उन सारी चीजों को क्या करता है ना, अफेक्ट करता है, उसको कैरी आउट होने की एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो हमारा हेल्थ कंडीशन है वो कहीं हमारे रिस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करता है, ठीक है। कार्डियक कंडीशंस मीन्स अगर हमारे हार्ट का कोई इशू है तो उससे भी हमारा रिस्पिरेटरी रेट अफेक्ट होता है।
तो हार्ट फेलियर और अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कैन लीड टू पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यू, दे आर अफेक्टिंग द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखो इसको समझो, हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है, ठीक है, और हमारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है, ब्लड के साथ डिसॉल्व होके। तो अगर हमारे बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट मतलब सही अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल पा रहा है, हार्ट सही अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहे, इट मीन्स दैट कि हमें सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मीन्स अगर हमें कोई हृदय रोग संबंधी बीमारी है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें श्वास मीन्स सांस रोग संबंधी इश्यूज भी आएंगे, मीन्स रिस्पायरेटरी इश्यूज भी हमको आएंगे, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो एक्सेस बॉडी वेट, ठीक है, पर्टिकुलरली अराउंड द abdomen can reduce the diaphragm ability to move effectively, leading to shallow breathing and an increased work of breathing। देखो इंसान अगर बहुत हैवी होता है, उसका वेट बहुत ज्यादा होता होगा, उसको देखो, और एक नॉर्मल फिजिक वाले जिसके हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से उसका वेट ठीक है, सही है, उसके ब्रीदिंग रेट को आप ऑब्जर्व करो तो आप अपने आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि जो इंसान हद से ज्यादा मोटा है, मोटापे का शिकार है, दैट इज ओबेसिटी, उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल नहीं है, उसको सांस लेने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं एक नॉर्मल फिजिक वाला इंसान जिसका हाइट, वेट, एज के हिसाब से परफेक्ट है, उसका ब्रीदिंग रेट बिल्कुल नॉर्मल है। तो ओबेसिटी में दिक्कत क्या होता है, स्पेशली वो लोग जिनके एब्डोमिनल मीन्स पेट वाले रीजन में फैट बहुत ज्यादा है। तो वो फैट क्या करता है ना, डायफ्राम को मतलब डायफ्राम के फंक्शनिंग, अब हमने देखा था कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। अब ये जो एब्डोमेन पे फैट होता है, ओबेसिटी होती है, वो डायफ्राम को सप्रेस कर देता है। तो डायफ्राम क्या होता है ना कि सही से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द रेस्पिरेटरी असेसमेंट। रेस्पिरेटरी असेसमेंट, किस तरीके से आप रेस्पिरेशन रेट को चेक करोगे, ठीक है, कैसे असेस करोगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, फिर हम पढ़ेंगे अल्टर्ड रेस्पिरेटरी रेट, और फिर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों टॉपिक ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, बट होता है ना कि स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हो, मुझे पता है वीडियोस लेंथी हो जा रही हैं, बट ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे यूनिट्स मतलब आप बड़ी बड़ी यूनिट्स में लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट करोगे, इट इज ऑब्वियस कि भाई 10-15 मिनट में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। और मेरा मानना है कि जब मैं चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो लेंथी हो जाती है तो मुझे लगता कि पढ़ाई को कभी भी रिस्ट्रिक्ट करके पढ़ना चाहिए, भाई पढ़ रहा हो तो अच्छे से पढ़ो, है ना। तो रेस्पिरेटरी असेसमेंट मतलब कि हम कैसे असेस करेंगे, कैसे रेस्पिरेशन असेसमेंट मतलब देख लो, नापते हो ना रेस्पिरेशन रेट, हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो सब उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा डिफाइन रेस्पिरेटरी असेसमेंट, तो आप उसमें कौन कौन से स्टेप्स लिखोगे, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है। आप इसको देखो, ऑब्जर्वेशन मतलब आपको मैं बोलूं ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व में आप क्या करोगे, आप शांति से खड़े रहोगे, ऑब्जर्व करोगे उसका रेट, रिदम, वॉल्यूम, डेप्थ, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मतलब जब आप नॉर्मली उसको देख के उसको मतलब काउंट करके, चेस्ट एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन काउंट करके, जब चीजों को ऑब्जर्व करके आप रेस्पिरेटरी रेट को असेस कर रहे हो। सेकेंड स्टेप आता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को टच करके, फील करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो, असेस करने की कोशिश करते हो, तो दैट स्टेप इज नोन एज द पाल्पेशन। तो मान लो आप किसी का रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है, इधर उसके चेस्ट को पाल्पेट करके चेक कर रहे हो, तो दैट इज द पाल्पेशन, ठीक है। तो इसमें आप क्या चेक करते हो, इवेल्युएट चेस्ट एक्सपेंशन, टैक्टाइल फॉर्मेटस एंड परकसन फॉर एब्नॉर्मलिटीज। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन एक चीज आपको सिखाई जाएगी, या फिर अभी शायद आपको बता भी दिया गया होगा, बट अगर अभी नहीं बताया गया है तो जब आप हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग के लिए पहली बार जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन दो चीज बताई जाएगी। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चेस्ट एक्सपेंशन, टैक्टाइल फॉर्मेटस, परकसन क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा, बट मैं अभी आपको बता। तो पाल्पेशन में आप टच करके आइडेंटिफाई करते हो रेस्पिरेटरी रेट। तो इसमें क्या क्या पाल्पेट करते हो, सबसे पहले आप क्या इवेल्युएट करोगे, चेस्ट एक्सपेंशन। तो यहाँ चेस्ट पे अपने हाथ को पाल्पेट कराओगे और उसका चेस्ट एक्सपेंशन
देखोगे कि कितनी बार हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है। टेक्टाइल फर्मेटस ये कैसे करते हैं कि ये जो बैक साइड है ना, इधर अपने दोनों हाथ को ऐसे प्लेस कर दो यहाँ पर पीछे इधर, और अब जो पेशेंट है जिसका रिस्पायरेटरी रेट आप असेस करो उसको बोलोगे कि आप बोलो 99। फिर जब आपको अपने दोनों हाथों पर वाइब्रेशन इक्वल अमाउंट में फील होगा, इट मीन्स दैट कि उसका टैक्टाइल फर्मेटस वगैरह सब जो है सब नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, ठीक है। फिर परकशन, फॉर परकशन में आप साउंड चेक, मतलब साउंड एबनॉर्मल साउंड इधर से कहीं से आ रहे हैं जैसे ऐसे करके चेक करते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें ना जो मतलब एमबीबीएस बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं वो, या फिर अगर आपको लकीली कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो अच्छे से फिजिकल एग्जामिनेशन सिखाए तो आप ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन सारी चीजें सीख जाओगे, ठीक है। बट इन सारी चीजों को जब आप करोगे ना तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। बट अभी थ्योरी सुन लो, समझ लो, याद कर लो ताकि आप एग्जाम में लिख के पास हो जाओ, ठीक है। इंप्रेसिव आंसर लिख पाओ, एग्जामिनर देखे तो वो भी सोचे। देखो मैं आपको ये सारे वर्ड्स मुझे पता है कि थोड़े नए हैं, थोड़े टफ है, बट मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आज नहीं तो कल तो पढ़ोगे ही, तो स्टार्टिंग करो और इसको अच्छे से ऐसे एग्जाम में लिख के आओगे ना ये सारे टर्म्स, ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, टेक्टाइल फर्मेटस, तो जब एग्जामिनर कॉपी इवैल्यूएट करेगा तो वो भी शॉक्ड हो जाएगा कि भाई ये फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट इतना अच्छा साइंटिफिक वर्ड यूज किया, इतना अच्छा मेडिकल टर्म यूज किया है। तो उससे क्या होता है ना कि कॉपी इंप्रेसिव लगती है, तो एग्जामिनर फिर उतने पे इवैल्यूएट कर लेगा कि हाँ ये बच्चा ना पढ़ा लिखा लग रहा है, तो उसको जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे नंबर देगा। वहीं आप कहानी लिख दोगे, कोई चीज टू द पॉइंट नहीं लिखोगे स्टार्टिंग में ही, तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इवैल्यूएटर क्या करेगा, इसने तो कहानी भरी है, आगे भी यही भरा होगा, ऐसे करके बस ऊपर ऊपर एवरेज मार्क्स देके पास कर देगा। अब आगे हम क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी असेसमेंट में हमने ऑब्जर्वेशन देखा, पाल्पेशन देखा, परकशन देखा। अब हम ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन देखो स्टेथोस्कोप होता है, उसको आपने देखा होगा कि इधर डॉक्टर लगा के या फिर इधर बैक साइड पे प्लेस करके साउंड, जो ब्रीदिंग साउंड्स हैं उसको सुनते हैं हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से, दैट इज द ऑस्कल्टेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ साउंड्स होते हैं, ब्रीदिंग साउंड्स होते हैं, नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं। तो वो अभी आपको प्रैक्टिकली जब करोगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जैसे कि क्रैकल साउंड्स, खड़गड़ाहट जैसी आवाज, अगर सांस इधर कोई स्मूथ सांस आ रही है तो दैट इज ओके, बट वहीं अगर ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कुछ साउंड फील हो रहा है इट मीन दैट कि रिस्पिरेटरी में या फिर एयर वे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऑस्कल्टेशन जो स्टेथोस्कोप से आप ब्रीदिंग साउंड सुनते हो दैट इज द, तो ये सब हम असेस करते हैं। हम रिस्पायरेशन को कैसे असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, पाल्पेट करते हैं, परकशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं। तो कौन से में क्या करते हैं मैं वो बता रही हूँ। ऑस्कल्टेशन में क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम ब्रीदिंग साउंड को सुनते हैं, ठीक है। फिर रिस्पायरेटरी रेट, तो रिस्पायरेटरी रेट में आप क्या, मैं बोलूंगी कि चेक द रिस्पायरेटरी रेट ऑफ दिस पेशेंट, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी रेट कैसे चेक करोगे, ठीक है, तो आप या तो नॉर्मली खड़े हो जाओगे उसके पास, ऑब्जर्व करोगे कि 1 मिनट में उसने कितनी बार सांस ली है, या फिर आप उसका चेस्ट एक्सपेंशन या फिर उसका एब्डोमिनल एक्सपेंशन, मतलब उसके पेट पे ऐसे हाथ रखोगे और 1 मिनट तक देखोगे कितनी बार एक्सपेंड हुआ, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो उस तरीके से आप 1 मिनट में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन 1, फिर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन 2, ऐसे काउंट होता है। ये नहीं कि इनहेल किया 1, एक्सहेल किया 2, नहीं, ये 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। इस तरीके से रिस्पायरेटरी रेट काउंट करते हैं। फिर पल्स ऑक्सीमीटर, देखो मैंने जब मैं पल्स पढ़ा रही थी तब भी आपको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में बताई थी, फिर से बता दूं। देखो पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होता है जिसको आप अपने इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर में प्लेस करते हो। इस पल्स ऑक्सीमीटर में एक छोटा सा स्क्रीन लगा होता है जिसपे आपका रिस्पायरेटरी रेट, पल्स, SpO2 बताता है कि कितना है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम डिजिटली हम असेस कर लेते हैं कि इस पर्सन का रिस्पायरेशन रेट कितना है। अब ऐसा इमरजेंसी में मान लो किसी पेशेंट को हमें मॉनिटर करना है, ठीक है, उसके सांस में अल्टरेशन हमको देखने को मिले, उसको दिक्कत, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो क्या आप 1 मिनट तक इंतजार करोगे कि चलो मैं घड़ी देखती हूँ और मैं उसका काउंट करती हूँ? नहीं ना भाई, फटाक से हम उसमें डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे, ठीक है, उसमें थोड़े विद इन सेकंड बता देगा, ठीक, मतलब कि विद इन सेकंड नहीं कह सकते, मतलब तुरंत मैनुअली आप ऑब्जर्व करके काउंट करोगे, उससे पहले आपको पता चल जाएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर में कितना रेस्पिरेटरी रेट आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पल्स ऑक्सीमीटर में ना हमको एक और चीज देते हैं, दैट इज SpO2। SpO2 क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है हमारे ब्लड में प्रेजेंट, दैट इज द SpO2, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर में देखो होता है कि अ नॉन इन्वेसिव डिवाइस दैट मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 इन ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल प्रेजेंट है वो होता है SpO2। और हम
जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसकी हेल्प से यही SpO2 रिस्पायरेशन रेट ही चेक करते हैं, ठीक है। तो जो देखो दो टाइप का प्रोसेस होता है, नॉन इन्वेसिव प्रोसेस और इन्वेसिव प्रोसेस। तो जो नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, जब आप बॉडी के सरफेस पे से कुछ असेस कर रहे हो, ठीक है, बॉडी के आउटसाइड पे कोई चीज बिना अंदर इंसर्ट किए अगर आप कोई चीज असेस कर रहे हो तो दैट इज द नॉन इन्वेसिव प्रोसेस। बट वहीं कोई चीज अगर आप अंदर इंसर्ट करके असेस कर रहे हो तो दैट इज द इन्वेसिव प्रोसेस, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमेट्री, अगर मैं आपसे पूछूं कि पल्स ऑक्सीमेट्री इन्वेसिव प्रोसेस है या नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, बताओ। नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हम उसको फिंगर या स्किन के अंदर थोड़ी डाल रहे हैं, हम तो जस्ट अपने इस स्किन पे उसको लगा रहे हैं ना। वहीं अगर हम स्किन के अंदर उसको डालते दैट इज द इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव मतलब इस सरफेस पे से ही हम उस अपना जो हमको असेसमेंट करना है हम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो पल्स ऑक्सीमीटर के हेल्प से हम रिस्पायरेशन रेट देखते हैं और हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन का लेवल प्रेजेंट है वो देखते हैं। और ये जो ब्लड का ऑक्सीजन का लेवल SpO2 होता है, ठीक है। तो नॉर्मल SpO2 कितना है ये भी जान लो। तो 95 से 100% अगर लेवल आ रहा है SpO2 का, नकल के भी 92 भी आ जाते हैं तो नॉर्मल ही माना जाएगा, ठीक है। तो जब 90 से बिलो चला जाएगा ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में, तो उस कंडीशन को हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। इसका मतलब कि भाई ऑक्सीजन का लेवल कम है, इनसफिशिएंट अमाउंट में है, जल्दी से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी इस इंसान को, ठीक है। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो हमें हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन के स्टेटस को देखने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ हमको बता रहा है कि हमें कोई रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं है, हार्ट फेलियर के चांसेस तो नहीं है, या फिर जिस इंसान की सर्जरी हुई है या सर्जरी होने जा रहा है उसके रिस्पायरेशन रेट को या फिर उसके ब्लड में ऑक्सीजन की वैल्यू दैट इज द SpO2 को कॉन्टिन्यूसली मेजर करने के लिए भी हम पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। वैसे तो सर्जरी वाले पेशेंट के लिए मॉनिटर लगा होता है जिसपे रिस्पायरेशन रेट, पल्स, बीपी सारी चीजें, टेम्परेचर बता दी जाती है, ठीक है। तो चलो हमारे यहाँ पे असेसमेंट भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन। आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन सुनो, पल्स ऑक्सीमेट्री नॉन इन्वेसिव प्रोसेस था। नॉन इन्वेसिव प्रोसेस मतलब हम ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के सरफेस के ऊपर से ही नाप ले रहे हैं। तो जब हम अपनी बॉडी के सरफेस के ऊपर से ही कोई चीज असेस करते हैं तो दैट इज द नॉन इन्वेसिव प्रोसेस। बट अब किसी असेसमेंट के लिए अगर हम कोई इंजेक्शन, निडल या कोई ट्यूब इंसर्ट करते हैं, बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, वो हमारे इन्वेसिव प्रोसेस होता है। तो आर्टेरियल कैसे चेक करते हैं? पहले आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता क्या है वो देखो। तो refers to the percentage of oxygen bound to the hemoglobin in the blood, specifically in the arterial circulation, ठीक है। It is an important parameter that reflects the oxygen carrying capacity of the blood can and indicate how effectively oxygen is being transported from the lungs to the tissue। देखो लंग्स हमारे ब्लड मतलब लंग्स के पास से ब्लड में ऑक्सीजन डिजॉल्व होकर सारे टिश्यू तक जा रहा है, ठीक है। तो हम आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन में यही चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है कि वो सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर पा रहा है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का लेवल कम आ रहा है, इट मीन्स दैट कि हीमोग्लोबिन या फिर कह लो ब्लड और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग सही से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन में हम यही चेक करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यूज का क्या होता है? इन हेल्दी एडल्ट टिपिकली रेंज फ्रॉम 95% to 100%, ठीक है। दिस मीन्स 95 to 100% ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द आर्टेरियल ब्लड इज बाउंड टू ऑक्सीजन। आर्टेरियल ब्लड का 95 से 100% तक पूरा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाउंड हुआ रहता है, ठीक है। इतना होना जरूरी है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। जब 90 से बिलो अगर आपने किसी का पेशेंट का आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन लिया, उसका वैल्यू 90 से कम आया, तो उसको आप जनरली लो में कंसीडर करोगे और ये हाइपोक्सीमिया के कंडीशन को इंडिकेट करेगा। मतलब हाइपोक्सीमिया क्या है? हाइपो मतलब लो, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन इन द ब्लड विच कैन बी साइन ऑफ अ रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी इशू, ठीक है। हाइपोक्सीमिया, हाइपो लो, ऑक्सीमिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ब्लड में कम है। इसका मतलब सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सही से साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू आर्टेरियल ब्लड की आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 95 से 100% होती है। अगर 90 के बिलो जाता है तो दैट इज द हाइपोक्सीमिया। उस कंडीशन को हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट मेथड, हम ब्लड में
किस तरीके से ऑक्सीजन लेवल को असेस करते हैं, तो उसमें पल्स ऑक्सीमेट्री हम पहला था, दूसरा आर्टेरियल ब्लड गैस, वही जो भी हमने आर्टेरियल सैचुरेशन देखा है, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो भाई पल्स ऑक्सीमेट्री नॉन इन्वेसिव है, जैसे ऐसे स्किन के ऊपर से लगाया, उस पर छोटी सी स्क्रीन होती है, थोड़ी देर में वो हमें रेस्पिरेशन रेट, SpO2 वगैरह बता देगी, हो गया। आर्टेरियल ब्लड गैस, देखो आप जब ड्यूटी करने लगोगे, सेकेंड ईयर तक जाओगे, फर्स्ट ईयर में तो उतना कोई कुछ आपसे इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाएगा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको सैंपल कलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो ब्लड जो होता है ना, अलग अलग साइड से आप देखोगे, कभी कभी ब्लड यहाँ से निकाला जाता है, कभी कभी यहाँ से निकाला जाता है, तो अलग अलग साइड से जब हम सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसका अलग अलग इंडिकेशन भी होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ABG आर्टेरियल ब्लड गैस, ये जो हमारी आर्टरीज होती है ना, हम यहाँ पे पल्स को फील करते हैं, ठीक है, फिर वहां पे ऐसे 2 फिंगर के स्पेस बनाते हैं, वहां पे इंजेक्शन निडल जो होती है, इंजेक्शन की निडल होती है, उसको इंसर्ट करते हैं और वहां से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो वो होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ABG एनालिसिस इन्वेसिव प्रोसेस है कि नॉन इन्वेसिव प्रोसेस है, अब बताओ। तो ये इन्वेसिव प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि हम ABG एनालिसिस मींस आर्टेरियल ब्लड गैस को चेक करने के लिए हम इंजेक्शन निडल को आर्टरीज में इंसर्ट कर रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, तो ये इन्वेसिव प्रोसेस है, ठीक है। तो SpO2 इज डायरेक्टली मेजर्ड फ्रॉम एन आर्टेरियल ब्लड सैंपल यूजिंग अ ब्लड गैस एनालाइजर। देखो ब्लड गैस एनालाइजर एक डिवाइस होता है, एक मशीन होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि हम आर्टरीज से यहाँ से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर वो सैंपल उधर रखते हैं, फिर हमको पता चल जाता है कि हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन का लेवल है, ठीक है। तो दिस मेथड इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड मेजरिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एक्यूरेट रियल टाइम वैल्यूज फॉर ऑक्सीजन सैचुरेशन and additional information such as the partial pressure of oxygen, carbon dioxide and pH। देखो SpO2 तो हम मतलब कि आप रेस्पिरेटरी रेट या फिर कितना ऑक्सीजन अमाउंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो तो हम पल्स ऑक्सीमीटर से भी चेक कर ले रहे थे, बट हमें ABG अंदर से ब्लड निकाल के उसको डिटेल में अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट, इसका जो फाइंडिंग होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है। इसमें हमें जो एडिशनल चीजें भी पता चल जाती हैं। पहली चीज तो हमको ये पता ही चलेगा कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है हमारे ब्लड में, साथ ही साथ हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट है, हमारे ब्लड का pH कितना है, ये सारी चीजें भी हमें जब हम आर्टेरियल ब्लड गैस एनालाइज करते हैं तब उसमें पता चल जाता है, ठीक है। तो ABG क्या होता है? आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ SaO2 लेवल, अब इसका इंपॉर्टेंस देखो, ठीक है। तो नॉर्मल SaO2 लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 95 से 100% होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो इंडिकेट दैट लंग्स आर इफेक्टिवली ऑक्सीजनेटिंग द ब्लड एंड देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। अगर हमारा ABG लेवल सही आ रहा है, इट मीन्स दैट कि हमारा जो लंग्स है वो ब्लड को अच्छा अमाउंट मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। अब भाई ब्लड में हमारा ऑक्सीजन अच्छा खासा सही अमाउंट में है, इट मीन्स कि हमारे टिश्यूज को भी सही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है। माइल्ड हाइपोक्सीमिया, हम कौन मतलब अब कितना कम होगा ब्लड का लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल, तो हम उसको हाइपोक्सीमिया कहेंगे। तो जब 90 से 94% जब आपने ABG एनालाइज किया, ठीक है, आपने आर्टेरियल ब्लड गैस चेक किया, उसकी वैल्यू आपको 90 से 94% अगर मिली, मतलब कि थोड़ा सा वैल्यू 95 से कम आया ना, तो इसको माइल्ड हाइपोक्सीमिया बोलोगे, मतलब ऑक्सीजन की कमी है लेकिन थोड़ी सी है। माइल्ड मतलब थोड़ी, हाइपोक्सिया मतलब कम, ऑक्सीजन का वैल्यू जितना होना चाहिए ब्लड में उतना ना होके थोड़ा सा कम है। फिर मॉडरेट हाइपोक्सीमिया कितने तक, कौन सी वैल्यू को बोलोगे आप? जब 75 से 89%, अगर आपने ABG एनालाइज किया और वहां पे आपको वैल्यू मिला 75 से 89%, तो उस कंडीशन में आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपको मॉडरेट हाइपोक्सीमिया है, मतलब अब ऑक्सीजन का लेवल कम, मतलब पहले थोड़ा कम था अब थोड़ा ज्यादा कम हो गया है, अब कॉन्शियस होना है, अब हमें जल्दी से इसको रिकवर कराना है, ठीक है। फिर सीवियर हाइपोक्सीमिया, अगर ब्लड में जब आप ABG एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, कोई पेशेंट है जिसका ABG वैल्यू मींस आर्टेरियल ब्लड गैस का वैल्यू 75% से कम आ रहा है, इसका मतलब कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो गई है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है, इसका मतलब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, अब ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इमीडिएट मतलब तुरंत हमको मेडिकल इंटरवेंशन करना है, नहीं तो पेशेंट की जान जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि किस तरीके से हम
किस तरीके से हम असेस करते हैं रिस्पायरेशन को या फिर आर्टियल ब्लड गैस को। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द ऑल्टरेशन इन रेस्पिरेशन। तो हम रेस्पिरेशन के कैरेक्टरिस्टिक में रेट, रिदम, ठीक है, डेप्थ, वॉल्यूम, कॉम्प्लियंस, इलास्टिसिटी देखे थे ना। तो नॉर्मल है रेट, रिदम, वॉल्यूम, डेप्थ, कॉम्प्लियंस, इलास्टिसिटी, देन ओके। बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उन कंडीशन को क्या कहते हैं, हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन चेंजेस को मेडिकली ऑल्टरेशंस बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टरेशंस इन रेस्पिरेशन। हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे चेंजेस इन रेस्पिरेशन, हम ये टर्म यूज नहीं करते, हम मेडिकल टर्म यूज करते हैं, दैट इज द ऑल्टरेशन इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑल्टरेशन अगर आपको कहीं वर्ड दिखे, ऑल्टरेशन इन रेस्पिरेशन, ऑल्टरेशन इन टेम्परेचर, ऑल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, इट मीन्स दैट कि नॉर्मल वैल्यू से चेंजेस अगर होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑल्टरेशन इन रेस्पिरेशन मतलब यहाँ पे देखेंगे कि अगर रेस्पिरेशन के नॉर्मल रेट, वॉल्यूम, रिदम में चेंजेस आते हैं तो क्या क्या कंडीशन होता है। तो ऑल्टरेशन इन रेस्पिरेशन रेफर्स टू चेंजेस इन द नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, रेट, डेप्थ एंड रिदम। तो ब्रीदिंग के नॉर्मल पैटर्न, रेट, डेप्थ और रिदम में चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, चलो देखते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले रेट में अगर चेंजेस आएगा, ऑल्टर्ड रेस्पिरेटरी रेट, अगर हमारे रेस्पिरेटरी रेट में चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल नहीं है रेस्पिरेटरी रेट, तो क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन टैकिपनिया। टैकिपनिया में क्या बताया आपको, अगर ब्रीदिंग रेट, ठीक है, 20 ब्रीथ्स पर मिनट से ज्यादा आ रहे हैं, 1 मिनट में कोई 20 बार से ज्यादा सांस ले रहा है, इसका मतलब उसको टैकिपनिया है। ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, फीवर, एंजाइटी और स्ट्रेस, पेन, हाइपोक्सिमिया, ठीक है, एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर पल्मोनरी कंडीशन, एग्जांपल निमोनिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कार्डियक कंडीशन, एग्जांपल हार्ट फेलियर। ठीक है, एक्सरसाइज तो टेम्पररी इंक्रीज इन हार्ट रेट, इन रिस्पायरेटरी रेट। ठीक है, तो देखो अगर इतनी सारे कॉजेज हैं तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो रिस्पायरेशन का रेट है वो अप टू 20 ना करके उससे ज्यादा है। तो अगर 20 से ज्यादा मतलब 20 बार से ज्यादा कोई सांस ले रहा है 1 मिनट में तो उसको उस कंडीशन को आप टैकिपनिया बोलोगे। ठीक है, ब्रेडिपनिया, बी फॉर बिलो, इसका मतलब अब ब्रेडिपनिया में क्या है कि नॉर्मल रिस्पायरेटरी का रेट जो है उससे अगर कम आता है तो दैट इज द ब्रेडिपनिया। ठीक है, तो स्लो ब्रीदिंग टिपिकली डिफाइंड एज अ रिस्पायरेटरी रेट बिलो 12 ब्रीथ्स पर मिनट इन एडल्ट्स। ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, तो ब्रेन स्टेम इंजरी, ऑब्वियसली बात है भाई, जो रेगुलेटर है जो सही अमाउंट में रेट रख रहा है रेस्पिरेशन को, वही डैमेज हो जाए तो ऑब्वियसली बात है ना, रिस्पायरेटरी रेट डाउन जाएगा। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया अगर टेम्परेचर बॉडी का कम होता है तो रिस्पायरेटरी रेट डाउन जाने लगता है। ड्रग ओवरडोज, अगर कोई ऐसा ड्रग ओवरडोज हो गया है, ज्यादा अमाउंट में कोई ऐसी दवाइयां किसी इंडिविजुअल ने कंज्यूम कर ली है जिसमें ओपोइड और सेडेटिव ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, तो उस इंसान का जो ब्रीदिंग रेट है वो 12 से बिलो जाएगा, उसको ब्रेडिपनिया होगा। ठीक है, फिर इंक्रीज्ड क्रेनियल प्रेशर, आईसीपी, जो क्रेनियल प्रेशर होता है हमारा, क्रेनियम क्या है, ब्रेन की कवरिंग है, तो अगर उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। या फिर डीप स्लीप, कभी कभी जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपका रिस्पायरेटरी रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर रिस्पायरेशन के रेट में चेंजेस हो तो क्या अल्टरेशंस देखने को मिलते हैं, टैकिपनिया, ब्रेडिपनिया। अगर रेट ज्यादा है, नॉर्मल वैल्यू रेट, नॉर्मल रेट से ज्यादा आ रही है तो दैट इज टैकिपनिया, अगर नॉर्मल रेट से कम वैल्यू आ रही है तो दैट इज द ब्रेडिपनिया। ठीक है, अब हम सेकेंड अल्टरेशन देखते हैं अपना, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न मीन्स रिदम। अगर एक नॉर्मल ब्रीदिंग के रिदम में चेंजेस आते हैं तो क्या क्या, इसको ध्यान से सुनना, थोड़ा टर्म्स नया लगेगा। Klein-Stokes respiration, ठीक है, characterized by a pattern of progressively deeper breath followed by a period of apnea, no breathing and then the cycle repeats। इसमें क्या होता है कि पता है इंसान नॉर्मली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस रेगुलर हो बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले तो देखो क्या होता है कि एक लंबी सांस ली लेकिन फिर उसके बाद सांस ही नहीं आ रही है, फिर लंबी सांस ली फिर सांस ही नहीं आ रही है, तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो इसका मतलब रिदम में दिक्कत है। ठीक है, फिर सेकंड क्या अल्टरेशन है,
स्मॉल ब्रीदिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, रैपिड डीप ब्रीथ दैट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद अ कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस टू एक्सपेल एक्सेसिव CO2, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई इंसान बहुत जल्दी सांस ले रहा है लेकिन बहुत गहरी सांसें ले रहा है, तो दैट इज द स्मॉल ब्रीदिंग, ठीक है। तो जो रिदम है, जो रेगुलरिटी है, वो बहुत मतलब डीप जा रही है, ठीक। और इसके क्या कॉजेस होते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, रीनल फेलियर, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो बस उसको पढ़ लेना, याद कर लेना, आगे जब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ोगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, बट समझ सब आ जाएगा। लिखो, सुनोगे, नोट्स में सेम चीजें लिखोगे, उसको पढ़ोगे तो 110% चीजें समझ में आ जाएगी। तीसरा अल्टरेशन बियॉर्ड्स या बायॉर्ड्स ब्रीदिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, irregular shallow breath followed by a periods of apnea, depth and rate of the breathing do not follow a predictable pattern। देखो इसमें क्या होता है ना, जो डेप्थ और रेट होना चाहिए ब्रीदिंग का, वो सही से नहीं होता है, मतलब जो एक रेगुलरिटी के साथ डेप्थ और रेट होना चाहिए एक नॉर्मल ब्रीदिंग का, वो नहीं हो पाता है। तो इस बियॉर्ड्स ब्रीदिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि डेप्थ और रेट में इरेगुलरिटी आ रही है, ठीक है। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, डैमेज टू मेडुला ऑब्लंगेटा, अगर मेडुला ऑब्लंगेटा में कोई डैमेज हो गया है या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। फिर एक और हमारा ऑल्टरेशन है एपनियोटिक ब्रीदिंग। एपनियोटिक ब्रीदिंग क्या होता है, prolonged inspiration followed by a short ineffective expiration, this is often seen in patients with damage to the brainstem। prolonged inspiration, बहुत देर तक सांस अंदर लिया लेकिन जब बाहर निकलो तो मतलब ऐसे करके सांस ले रहा है, बहुत देर तक इंस्पायर कर रहा है, इनहेल कर रहा है, लेकिन जब एक्सलेशन की बारी आ रही है तो शॉर्ट ड्यूरेशन कर रहा है। तो इस टाइप का अगर पैटर्न देखने को मिले दैट इज द एपनियोटिक ब्रीदिंग, ठीक है। और ये किस वजह से हो सकता है, तो ब्रेन स्टेम लेजन्स, अगर ब्रेन स्टेम में कोई लेजन्स पड़ गए हैं या फिर कोई सीवियर बहुत ज्यादा ब्रेन इंजरी है, तो ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ब्रेन ही तो रेगुलेट करता है, वही डैमेज हो जाएगा तो रेगुलेशन, रिदम सब अल्टर्ड होगा ना। अब अल्टर्ड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, अगर ब्रीदिंग के डेप्थ में कोई चेंजेस आती हैं तो उस टाइम पे क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है हमें। सबसे पहले शैलो ब्रीदिंग, हाइपोपनिया, जो ऑक्सीजन का लेवल है इसमें डाउन जाता है। कैसे, इसमें क्या होता है, ब्रीथ्स दैट आर इनसफिशिएंटली डीप रिजल्टिंग इन अ रिड्यूस्ड टाइडल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज इन ईच ब्रीथ। देखो आप हमको इतना अमाउंट में इनहेल एक्सहेल करना है कि हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाए और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ CO2 बाहर चला जाए, ठीक है। तो बट अगर हम इनहेल अच्छे से नहीं करेंगे तो हमको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ना, तो इसमें हाइपोपनिया हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज, अगर ब्रीदिंग के डेप्थ में कोई ऑल्टरेशन है तो सबसे पहली चीज हमें हाइपोपनिया देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका क्या क्या कॉजेज होता है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, पेन, न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, फिर नार्कोटिक और सेडेटिव यूज्ड। फिर हमारा सेकंड ऑल्टरेशन आता है, अगर ब्रीदिंग के डेप्थ में कोई ऑल्टरेशन है तो डीप ब्रीदिंग, हाइपरपनिया। पहला हाइपोपनिया में हमने देखा कि ऑक्सीजन लेवल अमाउंट सही से हमको नहीं मिल पा रहा है। हाइपरपनिया में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो मेटाबॉलिक डिमांड है ना वो बढ़ जा रहा है, तो हम ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा जो ब्रीदिंग का डेप्थ है, बहुत गहरी सांस ले रहे हैं हम, तो दैट इज द हाइपरपनिया, ठीक है। अब अल्टर्ड ब्रीदिंग साउंड, हमने ऑब्जर्वेशन में ऑस्कल्टेशन देखा, तो ऑस्कल्टेशन में क्या था, हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से ब्रीदिंग साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं। तो अगर नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड सुनाई दे रहा है तो दैट्स ओके, लेकिन एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड कौन कौन से होते हैं, तो अगर साउंड में ऑल्टरेशन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो कौन कौन से टाइप के हमें नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड सुनाई दे सकते हैं। पहला व्हीजिंग, जो इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न है, वही दो साउंड बता रही हूँ एज अ फर्स्ट ईयर, इतना नॉलेज बहुत है, ठीक है, सफिशियंट है। तो व्हीजिंग साउंड क्या होता है, हाई पिच्ड व्हीसलिंग साउंड टिपिकली हर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ड्यू टू नैरो एयर में। देखो मान लो आपको ऑस्कल्टेशन सिखाएगा, स्टेथो लगा के किसी एक पेशेंट की ब्रीदिंग साउंड को सुनने की कोशिश करो, तो आपको उस टाइम बहुत तेज सीटी जैसी आवाज आ रही है। जब वो इंसान बाहर सांस छोड़ रहा है, मतलब CO2 बाहर निकाल, या फिर एक्सलेशन के टाइम पे आपको सीटी जैसी आवाज आ रही है, इट मीन्स दैट कि वो व्हीजिंग साउंड है, ठीक है। उस ब्रीदिंग साउंड को क्या बोलोगे आप, व्हीजिंग। और इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, अस्थमा हो सकता है, COPD हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है और एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा कौन सा एबनॉर्मल साउंड आपको सुनने को मिल सकता है, क्रैकल साउंड, ठीक है। क्रैकल साउंड क्या होता है,
ऐसे फटे फटे से जो साउंड्स, इरेगुलर साउंड्स अगर आ रहे हैं, खड़गड़ाहट भरी जैसे, ठीक है, दैट इज द क्रैकल साउंड। तो अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस साउंड्स ऑफ 10 हर्ट, ठीक है, ऑफन सॉरी अ सीरीज ऑफ शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस साउंड्स ऑफन हर्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिसेंबलिंग द साउंड्स ऑफ हेयर रबिंग टुगेदर। देखो व्हीजिंग साउंड, मान लो जब कोई इंसान सांस बाहर निकाल रहा है तो उस टाइम पे सीटी जैसी आवाज आ रही थी। क्रैकल साउंड में जब इंसान इनहेल कर रहा है तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा साउंड सुनाई दिया, शॉर्ट ड्यूरेशन, फिर डिसकंटिन्यू साउंड हुआ, फिर सुनाई दिया साउंड, तो इसको आप क्रैकल साउंड बोलोगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे अपने बालों को रब करो, ठीक है, साथ में रब करो, तो जिस टाइप के साउंड सुनाई दे रही है, अगर ऐसी साउंड्स आ रही हैं ब्रीदिंग, जब ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के हेल्प से आप सुन रहे हो तो आपको इसको रब करो, जैसी आवाज सुनाई दे रही है, अगर वैसी आवाज आ रही है स्टेथो में तो वो क्रैकल्स मीन्स एबनॉर्मल ब्रीदिंग साउंड है, ठीक है। अब एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन, अगर मान लो कोई डिजीज कंडीशन है तो ब्रीदिंग पैटर्न कौन कौन से एबनॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न मीन्स अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं कि हमारा ब्रेन हमको इंडिकेशन देना भूल जाता है, हमारा ब्रेन भूल जाता है कि अरे भाई इसको तो सांस भी दिलवानी है। तो इसमें क्या होता है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ कंप्लीट और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अपर एयरवे ड्यूरिंग स्लीप कॉजिंग इंटरमिटेंट सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। कभी कभी इतनी गहरी नींद में सो जाते हो ना कि थोड़े टाइम के लिए हमारे एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो थोड़े टाइम के लिए जो हमारा ब्रीदिंग है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है, बट बहुत माइनर सेकंड के लिए, ठीक है। यही कभी कभी मतलब मैं हाईलाइट करूं तो आपने सुना होगा कि अरे वो तो नॉर्मल था, सब कुछ सही था वो बाबा में, वो दादाजी में, बट वो सो रहे थे, फिर उनकी सांस अचानक से रुक गई। तो वो यही होता है, मतलब कि इंटरमिटेंट सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग की वजह से होता है, मतलब सोते सोते सांस रुक जाती है, दैट इज द इंटरमिटेंट ब्रीदिंग सेसेशन, ठीक है। सीजेशन मतलब सीज हो जाता है, जो सांस होती है, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी वे होता है, एयर वे होता है, वो सीज हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर सेंट्रल स्लीप एपनिया, ये क्या होता है, अ टाइप ऑफ स्लीप एपनिया वेयर द ब्रेन टेम्पोरली फेल्स टू सेंड सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी मसल्स टू इनिशिएट ब्रीदिंग। देखो कभी कभी सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है कि कोई इंसान सो रहा है तो उस टाइम पे ब्रेन कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से कुछ समय के लिए ये इंडिकेशन देने में फेल हो जाता है कि भाई रेस्पिरेटरी मसल्स तुम ब्रीदिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करो, और हमारे बॉडी का कोई भी मसल, कोई भी टिश्यू तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसको ब्रेन सिग्नल ना भेजे, ठीक है। तो सेंट्रल स्लीप एपनिया क्या होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है, दोबारा से बता रही हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग का होता है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ठीक है। और सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है कि मतलब देखो जो ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होता है कि बार बार रुकता है फिर आता है, रुकता है आता है, ठीक है, रिकरेंट एपिसोड्स होते रहते हैं। वहीं सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है, थोड़े समय के लिए, सिर्फ एक दो बार, थोड़े समय के लिए कभी कभी ब्रेन क्या होता है ना, सिग्नल देना नहीं देता है कि मतलब रेस्पिरेटरी मसल्स को सिग्नल नहीं देता है कि तुम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को या फिर ब्रीदिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करो। तो अगर ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा है तो उस सिचुएशन को सेंट्रल स्लीप एपनिया बोलोगे। सोते टाइम ही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या फिर सेंट्रल स्लीप एपनिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान देना, अगर कोई सो रहा है तो ध्यान, अगर उसको कभी ऐसे ऑब्जर्व कर लेना कि उसकी जो मतलब उनका जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल हो, स्पेशली छोटे बच्चों में, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे सो जाते हैं कि उनका एयर वे ब्लॉक हो जाता है, बट वो बच्चे हैं, वो इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई बूढ़े बाबा दादी, कोई, सबका ध्यान रखो, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है। तो कोई सो रहा है तो स्पेशली छोटे बच्चे, तो उनका ध्यान दो कि वो सही इस तरीके से सोए, इस पोजीशन में सोए कि उनका जो एयर वे है वो ब्लॉक ना हो, सही से सांस अंदर जाए, ऑक्सीजन इनहेल हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हमने एक और कंपोनेंट वाइटल साइन का इस वीडियो में कंप्लीट किया, दैट इज द रेस्पिरेशन, ठीक है। हाँ, मुझे पता है लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन पढ़ना है। अभी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का आएगा तो वो तो लंबी लंबी और लेक्चर्स होती हैं, ठीक है, और भी ज्यादा, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को शॉर्ट में नहीं एक्सप्लेन कर सकती। शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी तो आपको नोट्स कैसे मिलेगा, कैसे समझोगे, ठीक है। तो ठीक है, जितना पढ़ाई हूँ, आई होप, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जितना वीडियोस लेक्चर अपलोड कर रही हूँ आप भी साथ नोट्स बनाते चल रहे हो,
और पढ़ाई करते चलो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स अब कभी भी कंडक्ट होंगे 1, 2, 3 महीने में, तो आप रेडी रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो, अपनी नोट्स प्रिपेयर रखो, सब कुछ, क्योंकि अगर एग्जाम की डेट 10 दिन बाद की भी आती है तो खुद को इतना तैयार रखो कि आप एग्जाम देने के लिए मतलब जैन एंड तक आपको इतना मेजर पोर्शन सारे सब्जेक्ट में कवर कर लेना है कि अगर 10 दिन पहले भी आपको डेट शीट मिले तो आप कॉन्फिडेंटली कहो कि ठीक है यार, मैं तो एग्जाम के लिए रेडी हूँ, करना क्या, जस्ट एक बार सारी चीजें रिवाइज करनी और एग्जाम दे देना है। इस तरीके का कॉन्फिडेंट लाना है अपने अंदर, ठीक है। और इस तरीके का कॉन्फिडेंस कैसे, मतलब इस लेवल का आपको कॉन्फिडेंट बनना है, और इस तरीके का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपके अंदर, अगर आप चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने वाइटल साइन का लास्ट कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और फिर हमारा एक थर्ड यूनिट दैट इज द वाइटल साइन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में जब मैं ब्लड प्रेशर पढ़ा लूंगी तो हमें 3 यूनिट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे हम उस दिन, मतलब हेल्थ एंड इलनेस का लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वाइटल साइन का भी आज ये तीसरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा। अब सिर्फ एक और बचेगा ब्लड प्रेशर, फिर मतलब ये 3 यूनिट पढ़ चुके हैं आप, ठीक। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि नोट्स बना के आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। इस तरीके से एक एक करके हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे अपकमिंग लेक्चर्स की सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है।